जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हिंदी का गद्य साहित्य, इस पर हम गद्य विधा के तहत उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। और प्रीवियस के लगातार अगर आप सेशन क्रमशः ले रहे होंगे, और जैसे कि हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भी स्टूडेंट पहले क्लास ले तो वो शुरुआत से ही लें, तो ही उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें उपन्यास के तहत हमने देखा कि जिस तरीके से उपन्यास को क्लासिफाई किया गया है, यानी उपन्यास के प्रकार में आप देखते हैं कि कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं। कई प्रकार का आंचलिक, महाकाव्यात्मक, जासूसी, समस्या प्रधान, भाव प्रधान, आदर्शवादी, बहुत सारे उपन्यास हैं। लेकिन इस समय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रेमचंद से पूर्व, फिर प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर, यानी जो प्रेमचंद जी के बाद का जो कालखंड रहा है प्रेमचंदोत्तर, उसमें आपने देखा उपन्यास की विषय वस्तु अलग अलग हो गए हैं। उनमें भी मनोविश्लेषणवाद में हमने प्रीवियस के जस्ट क्लास में देखा कि कैसे जैनेन जी आते हैं, इलाचंद जोशी जी आते हैं, डॉक्टर देवराज आते हैं, अज्ञेय आते हैं। यानी 4 लोगों का उल्लेख जो है इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के तहत जितने भी उपन्यासकार ने उपन्यास लिखा है, तो उसको मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पे यहाँ पे जाना गया है। तो ये उपन्यास कौन है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। और ऐसे ही आपने इसके पहले शुरुआत में वैज्ञानिक, तिलस्मी, कौन-कौन से उपन्यास सब पढ़ रखे हैं। यानी अभी जो हम उपन्यास पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रेमचंदोत्तर उपन्यास पे बात कर रहे हैं। और प्रेमचंदोत्तर युग में जब उपन्यास को अलग-अलग बाँटा गया है, तो प्रीवियस के जो भी 2-4 सेशन हुए प्रेमचंदोत्तर क्लास पे, आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन-कौन सी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। फिर भी हम एक बार इंडेक्स देखते हैं, इसके बाद आगे मूव करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि इस बुक में कुछ भी ऐसा हो कि जो आपको ना समझ में आए। जब हम इंडेक्स देखते हैं, रामचंद्र तिवारी जी ने जो उपन्यासों का विकास क्रम दिया है, इसमें प्रेमचंद जी से पूर्व हमने सब पढ़ लिए थे, घटनात्मक है, जासूसी है और सारे। फिर प्रेमचंद युगीन भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हम प्रेमचंदोत्तर युग में आए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हिंदू उपन्यास में बहुत सारे उपन्यास के कलेवर देखने को मिलते हैं। कभी सामाजिक मानवतावादी उपन्यास, तो कभी प्रकृतवादी, तो कभी मनोविश्लेषणवादी, और बहुत ही सारे आपको उपन्यासकार भी देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन भी आता है कि कौन प्रकृतवादी, कौन मनोविश्लेषणवादी है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो सामाजिक और मानवतावादी, उसमें तो हमने सियाराम जी को पढ़ा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी को पढ़ा, अमृतलाल नागर जी को पढ़ा, विष्णु प्रभाकर जो, उदय शंकर भट्ट को। और जैसे ही इन्होंने कैटेगरी बांटी सामाजिक मानवतावादी के बाद, जस्ट ये मूव किए स्वच्छंदतावादी उपन्यास पे। तो स्वच्छंदतावादी उपन्यास पे आते ही हमने वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पे रहे, इनको इसके पहले क्लास में पढ़ा। तो प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पे चतुर्सेन शास्त्री जी, पांडिवेश शर्मा उग्र जी, ऋषभ चरण जैन जी। और व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादी में आज जो पढ़ने वाले हैं, आज क्या इसकी जस्ट क्लास पहले वाले में पढ़ भी लिया है, व्यक्तिवादी भी पढ़ लिया, प्रकृतिवादी भी पढ़ लिया, और जो है मनोविश्लेषणवादी भी पढ़ लिया है। हाँ, तो व्यक्तिवाद में जिन 4 लोगों का उल्लेख है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, उसमें एक भगवती चरण वर्मा जी हैं जिनके बारे में पहले इन्होंने उल्लेख किया, इसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। ध्यान रखिएगा, ये भगवती चरण हैं, ये वाजपेयी हैं, और दोनों ही व्यक्तिवादी की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा अस्क जी का भी नाम उल्लेख किया गया, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी भी हैं, उषा देवी मित्रा जी हैं, है ना? इनके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल को भी माना गया कि हाँ, व्यक्तिवादी तौर पे ये भी लिखते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ तक जो यात्रा है प्रेमचंदोत्तर युग में तय कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रेमचंदोत्तर में हमने हिंदी उपन्यास के तहत सामाजिक मानवतावादी उपन्यास, प्रकृतिवादी उपन्यास और उपन्यासकार, व्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकार, इनको करीबन कंप्लीट कर लिया है। मनोविश्लेषणवादी में 4 लोगों का नाम हमने बताया था आपको, जैनेंद्र, इलाचंद जोशी जी, अज्ञेय जी, डॉक्टर देवराज जी, इन्हें भी कर लिया है। अब आगे जो है उपन्यास की श्रेणी में ये बात की जा रही है कि जो सामाजिक यथार्थवादी ताना-बाना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सामाजिक यथार्थवादी में प्रगतिवादी उपन्यास के तौर पे यशपाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, मन्मथ जी हैं, रांगे राघव, भैरव प्रसाद जी हैं। इनके बारे में हमें आज पढ़ना है, जिनको कहते हैं कि ये समाज में जो सच्चाइयाँ, जो यथार्थ हैं, समाज के यथार्थ पक्ष को उजागर करते हैं। साथ ही जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का दौर चला, प्रगतिशील लेखक संघ आपने पढ़ा होगा कि कैसे प्रेमचंद जी उसकी अध्यक्षता किए थे। एक समय था 1936 में प्रगतिशील दौर की जो चेतनशीलता लोगों के अंदर आई, अलग-अलग विषयों पे लिखा गया। उन्हीं में प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पे यशपाल जी आते हैं।
कैसे अपने सिलेबस में यूजीसी रेट में है यशपाल जी का जो उपन्यास झूठा सच हो गया, या आपने दिव्या उपन्यास पढ़ा होगा, दादा कॉमरेड है ना? ये सारे उपन्यास हैं, तो इनके उपन्यास जो है समाज की सच्चाइयों को उधेड़ कर रख देते हैं और प्रगतिशील हैं, कुछ नया नज़रिया आपको देखते हैं। उसमें यशपाल जी हैं, नागार्जुन जी भी हैं, मनमथ जी हैं, रांगे राघव, भैरव प्रसाद, अमृत राय, भीष्म शानी, भीष्म सानी का भी सिलेबस में लगा ये तमस, अमरकांत, विशंबर नाथ उपाध्याय। इन्हें आपको ये देखना कि कौन किसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ से ना सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आता है। इसके बाद जगदीश चंद्र जी, राही मासूम प्रजा, मार्कंडेय, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद जी और हृदय, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदी उजमा, मुद्रा राक्षस और संजीव। इतने लोगों को हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ के खत्म करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा से शुरू होगा, उसको हम आगे की क्लास में मूव करेंगे तो देखेंगे। अभी भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी यात्रा कंप्लीट करनी है, जिसमें ऐतिहासिक पौराणिक, साथ ही प्रेमचंदोत्तर में महिला उपन्यासकार, यानी काफ़ी आप ये जितनी भी लिस्ट देख रहे हो ना, इन सबको उपन्यासकार के तौर पे ही जाना जाता है। अभी तक हो सकता है आपने इतने विस्तार में कभी भी उपन्यास नहीं पढ़ा हो। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन बहुत ही यूज़फुल आपको लग रहा हो, और प्रतिक्रिया भी अपने देते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम क्या ये क्लास मेरे लिए है, मेरे नहीं। आप ये समझिए कि अगर आपके सिलेबस में उपन्यास लगा हुआ है, हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लगा हो। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी हो, रीट का एग्जाम हो, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड का हो, किसी भी आप एग्जाम में ए टू जेड बैठो, अगर उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लिखा है, तो जो हम करा रहे हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनते, चिंतन मनन करिए, अपने पास एक बुक रखिए और एकदम अच्छे से विश्वास करके इसको पढ़ जाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है? तो अच्छे से क्लास करते रहिए। बाकी लाइव सेशन जो है, जिसे भी उपन्यास का लाइव सेशन करना होगा, 9 बजे मॉर्निंग में चलता है, इवनिंग में भी चलता है क्लास। अब हम जो है यहाँ पे जो क्लास करने वाले हैं, क्योंकि पिछला क्लास हमने मनोविश्लेषणवाद तक कर ही दिया है। आप जुड़ने के लिए टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से बराबर अगर अपडेट पाना होगा ना तो कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम में सारी सूचना दे दी जाती है। जस्ट वीडियो के नीचे जाएंगे ना तो एक लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा कि अभी पिछली क्लास तक तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली है, इसलिए आज जो क्लास हमारा शुरू हो रहा है, हमें जो है यहाँ से शुरू करना है। देवराज जी को भी हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ से हमें ये क्लास शुरू करनी है आज। ठीक है? देखिए, एक्चुअली मैं बाय फेस पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम फिर स्क्रीन पे पूरा दिख नहीं रहा था। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है, चाहे जैसे पढ़ाएं। देखिए, सामाजिक यथार्थवादी जो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, तो समाज की जो सच्चाई को उधेड़-बुन करके हमारे सामने रखते हैं। सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार के तौर पे हम यशपाल जी को देखते हैं, नागार्जुन जी को, मनमथ नाथ गुप्त को, रांगे राघव को, भैरव प्रसाद जी को, अमृत राय को। इन लोगों का अहम स्थान है इस परंपरा को आगे बढ़ाने में। यानी एक तो ये लोग हैं ही प्रसिद्ध, यशपाल जी, नागार्जुन जी, मनमथ जी, रांगे राघव जी, भैरव जी, अमृत जी। लेकिन इस परंपरा को और आगे बढ़ाने वाले में भीष्म शानी, अमरकांत, विशंबर नाथ कौशिक उपाध्याय, विशंबर नाथ उपाध्याय ही कह सकते हैं, जगदीश चंद्र राही, राही मासूम रजा, मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, हृदय, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो ये अन्य जो भी है और लोगों का नाम आपको ध्यान रखना, भीष्मसानी, अमरकांत, विशंबर नाथ उपाध्याय, जगदीश चंद्र राही, मासूम रजा, मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा, हृदय, अब्दुल बिस्मिल्लाह, वदी उज्जमा, मुद्रा राक्षस, संजीव। ये सभी उल्लेखनीय हैं। अब बात करें कि यशपाल जी, तो यशपाल जी का जो समय है ना, वो 1903 से 1976 का दौर, 1900 लेके यानी आज़ादी प्राप्त करने से पूर्व से लेके आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात, एक ऐसा लेखक जो पूरे कालखंड को देखा। इसलिए जब इन्होंने पहला अपना उपन्यास लिखा है तो 1941, अभी आज़ादी नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी कोई उपन्यास पढ़िए ना, उसकी ध्यान दीजिए कि वो आज़ादी के पूर्व का है, आज़ादी के पास का है, क्योंकि जो विषय वस्तु होगा उसी को केंद्र में रख के ये लोग उपन्यास लिखते हैं। तो जो भी हमारे समाज में होता है वही तो उपन्यास में दिखता है। अब यशपाल जी को देखें तो इनका जो पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, और दादा कॉमरेड 1941 में आता है।
उसके बाद देशद्रोही करके 1943 में, यानी 41 के जस्ट 2 साल बाद इन्होंने देशद्रोही 43 में लिखा। दिव्या उपन्यास तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास इनका है और मैंने चैनल पे कराया रहेगा, ये यूपी ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए है। बहुत अच्छा उपन्यास है, क्रांतिकारी एकदम सूत्रपात करने वाला है। तो ये जो इनका उपन्यास है देशद्रोही वो पहला है। और नहीं, दादा कॉमरेड 1941 में, जस्ट 2 साल बाद इन्होंने देशद्रोही निकाला। फिर दिव्या 45 में, पार्टी कॉमरेड 46 में, मनुष्य के रूप 49 में, अमिता 56 में, झूठा सच 2 भाग में आया 1958 और 60 में। हमें 2 उपन्यास अपने सिलेबस में एक तरीके से देखने को मिला। दिव्या तो हमें पढ़ना पड़ा ऑप्शनल के लिए, बाकी झूठा सच यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही क्रांतिकारी उपन्यास है। इसके बाद इनका 12 घंटे करके 1962 ईस्वी, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी आदि कई उपन्यास प्रकाशित हुए। यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन व्यतीत किया था और देश आदि कई उपन्यास भी प्रकाशित किए थे। यानी ये जितने भी आपको लिस्ट बताए हैं ना, ये आप किसी भी एग्जाम में उठा के देखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देशद्रोही कब लिखा, पहला इनका कौन सा रहा, दादा कॉमरेड। देशद्रोही 43 में, दिव्या 45 में, पार्टी कॉमरेड 46 में, मनुष्य के रूप 49 में, या अमिता 56 में, झूठा सच 2 भाग में, 12 घंटे 62 में, अप्सरा का सांप 65 में, क्यों फंसे मेरी तेरी उसकी बात 74 में। यशपाल जी ने क्रांतिकारी जीवन खुद व्यतीत किया था और देश विदेश में वो स्वयं भ्रमण किए थे। वे स्पष्ट रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अनुभव की विविधता और जीवन के प्रति प्रगतिवादी दृष्टिकोण, इन दोनों के आधार पर उनके उपन्यास समृद्ध कहे जा सकते हैं। यशपाल पर कुछ आलोचकों ने प्रचारवादी होने का आरोप भी लगाया कि इन्होंने तो प्रचार करने के लिए ये सब किया। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये प्रचारवादी नहीं, भावीवाद भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जैनेन जी ने सुनीता से जो भावीवाद शुरू किया था, यानी भाभीवाद मतलब जो सुनीता उपन्यास है, तो कहते कि जनेन जी ने जो सुनीता से जो भाभीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने वही सूत्र दादा कामरेड में पकड़ लिया। रोमांसवाद होने के बाद तो स्वयं यशपाल ने स्वीकार की। दादा कामरेड के विषय में भी उन्होंने यही लिखा है कि ये उपन्यास पहली रचना है जिसने हिंदी में रोमांस और राजनीति के मिश्रण को आरंभ किया। यानी जैसे जैनेन जी ने सुनीता उपन्यास में भाभीवाद, भाभी से प्रेम संबंध से संबंधित चित्रों को उकेरा है और रोमांसवाद का सूत्रपात किया, वही यशपाल जी ने अपने जो दादा कॉमरेड है उपन्यास, उसमें इसको और प्रखर रूप में लिया है। और कैसे हिंदी में रोमांस और राजनीति का मिश्रण देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें प्राकृतवादी भी कहा जा सकता है। वस्तुतः ये सारे आरोप यशपाल को समझने में हमारी सहायता करते हैं। जीवन की एक बधी बधाई प्रवृत्ति या सिद्धांतों की एक निश्चित लकीर को पकड़कर बराबर नहीं चला जा सकता। बदलते हुए समाज में संदर्भ बदलते रहते हैं, जो स्त्री पुरुष के संबंधों में भी परिवर्तन की मांग करता है। प्रगतिशील लेखक कथा संगठन में बदलते हुए संदर्भों को सामने लाते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर आरोप लगाने के पहले वस्तु स्थिति को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यशपाल की उपन्यास कला का चरम निदर्शन उनके झूठा सच उपन्यास में आप देख सकते हैं। बहुत ही हृदय द्रवित करने वाला उपन्यास है, सत्य के हर एक परत को उधेड़ देने वाला है, इसलिए झूठा सच चैनल पे आपको कराया गया है, उपन्यास को वहां से पढ़ सकते हैं। झूठा सच उपन्यास में लक्षित होता है। ये उपन्यास कुल 2 खंडों में बटा है। उपन्यास वतन और देश पहला खंड और देश का भविष्य नाम से दूसरा खंड। इसमें 1942 से लेकर 52 तक के भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। विभाजन के पूर्व के पंजाब की स्थिति क्या है, वहां का जन समाज का मानसिक गठन क्या है, निम्न वर्गीय जीवन की अव्यवस्था, राजनीतिकों के दांव पेच, सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, उनकी अक्षय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, निम्न मध्य वर्ग का नैराश्य आदि सब कुछ इसमें यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है। यानी ये उपन्यास अपने आप में कंप्लीट है। विभाजन के पहले की त्रासदी क्या, पंजाब की स्थिति क्या, 1945 के दौर का यानी 42 से लेके ये बताया गया है कि झूठा सच अगर देखे तो इनका उपन्यास 42 से लेके जो है 2 भाग में आता है। झूठा सच, वतन और देश का भविष्य। और इसमें आप 1942 से लेके यानी आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी प्राप्त होगी पूरे 10 साल के कालखंड को दिखाया गया है और भारत की राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन है कि विभाजन के पहले पंजाब की स्थिति क्या थी, वहां का समाज कैसा था, निम्न वर्गीय जीवन की व्यवस्था कैसी थी, सांप्रदायिक संकीर्णता, तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार,
विस्थापितों की दुर्दशा क्या थी, उनकी अक्षय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर दबी हुई पशुता का तांडव और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार। इतने विशाल पट को लेकर इतना सफल उपन्यास लिखना यशपाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस उपन्यास में यशपाल जी का संयम भी सराहनीय है। उन्होंने यथाशक्ति मतवादों के आग्रहों से अपने को अलग रखा। इस उपन्यास में स्थानीय रंगों को उभारने में उन्हें पर्याप्त सफलता में मिली है। उपन्यास में आने वाले अनेक पात्र यद्यपि मुख्य रूप से किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि दिखते हैं, किंतु किंतु उनके व्यक्तित्व में यांत्रिकता ना होकर सजीवता है, और वही उनके पात्रों के अंतर्द्वंद मनोवैज्ञानिक यथार्थ का स्पंदन भी करता है। यशपाल का झूठा उपन्यास हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और इनकी और रचना का नाम है ये झूठा सच के अलावा मेरी तेरी उसकी बात। तो मेरी तेरी उसकी बात भी यशपाल जी का अगर देखें तो ये दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें आपको 1919 से ये यात्रा शुरू करके 1945 तक चलता है, यानी ये भी आज़ादी से पूर्व के करीब तक। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी का दूसरा, जैसे झूठा सच पहला महत्वपूर्ण है वैसे ही मेरी तेरी उसकी बात है। इसमें आप देखेंगे प्राय सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के प्रति लेखक की समीक्षात्मक दृष्टि दिखती है। यही नहीं, इस अवधि में देश की जो शिक्षित जनता है उसको प्रभावित करने वाली राजनीतिक विचारधाराओं का विवेचन भी इस उपन्यास में है। यशपाल जी ने गांधीवादी विचारधारा के अव्यवहारिक और जनतंत्र विरोधी प्रमाणित करना चाहा है। यशपाल जी ने जो गांधीवादी विचारधारा सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य टाइप में, उनको अव्यवहारिक की वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। वो तो कहते हैं कि व्यवहार में लाओ, ऐसा करो, एक कोई गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा बढ़ाओ, पर व्यवहारिक जगत में ऐसे थप्पड़ मारने के लिए आप बढ़ा नहीं सकते। तो यशपाल जी ने गांधीवादी विचारधारा को अव्यवहारिक और जनतंत्र विरोधी प्रमाणित करना चाहा है, और इस उपन्यास के केंद्र में सर्वाधिक सशक्त नारी पात्र उषा है। मेरी तेरी उसकी बात पे क्या दिखाया उषा के माध्यम से? उषा के माध्यम से यशपाल जी ने नारी की मुक्ति के संघर्ष को अधिक ठोस रूप दिया है। क्यों चाहती है एक नारी संघर्ष करके अपने आप को आजाद करना? निश्चय ही यशपाल के परवर्ती उपन्यासों में मेरी तेरी उसकी बात सर्वाधिक सशक्त रचना है। यानी यशपाल के बाद के उपन्यासों में देखें तो मेरी तेरी उसकी बात सर्वाधिक सशक्त रचना है। यशपाल की भांति ही अगर आप देखें तो यशपाल की भांति मनमथ नाथ गुप्त भी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी दल से संबंधित रहे हैं। तो एक तो पहले हमने देखा यशपाल जी को, और दूसरे नंबर पे देख रहे हैं मनमथ जी को। तो ये यशपाल की भांति जो मनमथ नाथ गुप्त हैं, इनका समय बताया 1908 से 2000 ईस्वी का समय। यशपाल की भांति मनमथ नाथ गुप्त 1908 से 2000 ईस्वी भी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी दल से ये जुड़े रहे। उनके पास अनुभव की पूंजी है, वे जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखते हैं। कौन? यानी यशपाल की भांति मनमथ जी जो थे 1908 से 2000 का जो दौर है स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में, कहते हुए भी क्रांतिकारी दल से जुड़े रहे। उनके पास अनुभव की पूंजी है। किसके पास? यशपाल जी के। वे जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखते हैं। कौन? यशपाल जी। आधुनिक युग के राजनीतिक जागरण के प्रति भी उनकी एक स्पष्ट समझ और दृष्टि है। उन्होंने इन्हीं आधारों पर उनके उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास में देखें, अवसान उपन्यास है, जय यात्रा उपन्यास है, सुधार उपन्यास है, गृह युद्ध है, होटल द ताज है, दुष्चरित्र है। तो मनमथ जी का कितना उपन्यास है? अवसान, जय यात्रा, सुधार, गृह युद्ध, होटल द ताज, दुष्चरित्र, चक्की, दो दुनिया, काजल की कोठरी, बहता पानी, रैन अंधेरी, आस्तीन के सांप, शहीद और शोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, दुष्चक्र, ज्वार भाटा, अंधेर नगरी, जाले, चीज, अपराजिता, रक्षक भक्षक, रंगमंच, दिशाहीन, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादतनामा आदि आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैषम्य का उन्मूलन, अधिक दासता से नारी की मुक्ति, धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव की समाप्ति, निम्न वर्ग और निम्न मध्यवर्ग के प्रति सहानुभूति, गांधी के अहिंसा दर्शन की अपूर्णता, पाखंडपूर्ण आचरण के प्रति तिरस्कार आदि अनेक निश्चित सिद्धांत सूत्र हैं जिन्हें गुप्त जी अपने उपन्यासों के कथापट में टांग देते हैं। गुप्त जी मनोरंजक कथा सृष्टि कर लेते हैं, किंतु पात्रों के अंतर जगत में प्रवेश नहीं करते। स्वतंत्रता के बाद भारत की जीवन दशा को भी आपने चित्रित किया है। आपका स्पष्ट मत है कि स्वतंत्रता के बाद भी अमीरों और गरीबों को दो दुनिया ज्यों की त्यों देखने को मिल रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः गुप्त जी ने साहित्य की कई दिशाओं को छूने की चेष्टा की है। यदि वो पूरी शक्ति उपन्यास लेखन में ही लगाते तो अधिक सशक्त उपन्यासों की भी रचना कर पाते, ऐसा कहा जाता है।
ऐसे ही आप इस समय के उपन्यासों में जो सामाजिक यथार्थ का अंकन चित्रण किए हमारे समक्ष, बाबा नागार्जुन जी की जितनी भी कविताएँ वगैरह सुने होंगे आप, उसमें जो समाज में कटु यथार्थ है उसको बहुत मुखर रूप में रखते हैं। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, ना राजनीति का डर, ना समाज का डर। उन्हें तो बस डर है कि ये बनते बिगड़ते समाज में जो विषमता की खाई में अपने आप को कहीं नहीं पाते, उनकी आवाज़ वो मुखर रूप में देते हैं। तो बाबा नागार्जुन का जो समय है 1910 से 1998, ये भी आज़ादी के पहले का कालखंड में जन्म लेते, सब कुछ देखते और फिर आज़ादी के बाद लोगों के मोहभंग को भी देखते। इसलिए जब नागार्जुन जी लिखते हैं पहला उपन्यास, तो इनके उपन्यास का नाम है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची जस्ट आज़ादी के 1 साल बाद आया। तो नागार्जुन जी को आपको समझना है तो कालखंड विशेष को समझना है कि 1947 में भारत पाक विभाजन के आधार पे देश को आज़ादी मिलती है। रतिनाथ की चाची 1948 जस्ट 1 साल बाद आता है। उसके बाद इनका 1952 में बलचनामा करके आता है। इसके बाद नई पौध करके उपन्यास 1953 में। यानी रतिनाथ की चाची के बाद इन्होंने तुरंत नहीं लिखा, 48, 49, 50, 52 करीबन 4 साल का गैप लिया। फिर इन्होंने बलचनामा लिखा 1952 में, इसके बाद नई पौध लिखा 1953 में और बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में। तो 52, 53, 54 में लगातार ये लिख रहे हैं, बलचनामा, नई पौधा, बटेश्वर, फिर वरुण के बेटे 1957 में, दुख मोचन 1957 ईस्वी। तो वरुण के बेटे भी 1957 में और दुख मोचन भी 1957 में। कुंभी पाक 1960 में लिखते हैं, हीरक जयंती 1961 में, उग्रतारा 1963 में, इमृतिया 1968 में, पारो 1975 में, गरीबदास 1979 में। तो नागार्जुन जी की उपन्यासों की क्रम की बात करें तो रतिनाथ की चाची 48, बलचनामा 52, नई पौध 53, बाबा बटेसर 54, वरुण के बेटे 57, दुख मोचन 57, कुंभी पाक, हीरक जयंती 61, उग्र तारा 63, इमरतिया 68, पारो 75, गरीबदास। नागार्जुन की बहुत बड़ी विशेषता उनके भीतर निरंतर जलने वाली आग है, साथ ही उनमें मिथिला की धरती की गंध भी है। गांव के दुखियों, निरीह और उपेक्षिताओं के प्रति उनमें व्यापक सहानुभूति है। उनमें निम्न मध्यवर्गीय समाज के जीवन में घुल मिल जाने की क्षमता भी है। नागार्जुन पुराने सड़े हुए समाज के कुंभिपाक को समाप्त कर देना चाहते हैं और नया समाज की रचना करना चाहते हैं। उनमें समाजवाद के प्रति बौद्धिक लगाव ही नहीं, हार्दिकता भी है। उनके प्रत्येक उपन्यास में नए समाज की आकांक्षा और उसकी प्रतिष्ठा का संकेत भी मिलता है। रतिनाथ की जो चाची उपन्यास है उसमें लेखक के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए। इनमें एक कुलीन कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन की अंतर विरोधों को साकार रूप दिया गया है। बलचनामा में एक परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। नई पौध जो इनका उपन्यास है, नई पौध में असंगत विवाह की समस्या को केंद्र में रखकर जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है और बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के जो पुराने वृक्ष है उनको बचाने के लिए कैसे जैकिसन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। तो हर एक उपन्यास का कथा वस्तु अलग है। जैसे बलचनामा में, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध आपको रतिनाथ की चाची है ना, तो पहले तो बहुत बड़ी विशेषता है ये रतिनाथ की चाची। इनके यहाँ पे हमने बताया कि विषय वस्तु के केंद्र में जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, अभी जैसे हमने क्रम से देखा ना, रतिनाथ हैं, बलश है, नई पौध है, बटेश्वर, वरुण का बेटा, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, पारो, गरीबदास, कई उपन्यास लिखे। लेकिन खासियत क्या है? खासियत यही है कि समाज में देख रहे हैं और देखने के बाद जो एक उपन्यासकार अपनी लेखनी चलाता, क्योंकि उसके अंदर आग है, उस आग को वो बुझाने के लिए क्या करे। और आग तो है ही, लेकिन वो मिथिला से जुड़े, तो मिथिला की धरती का गंध भी है। और वो किसके उपन्यासकार में किसके कवि है, किसकी बातों को रखते हैं, जो गांव के दुखी है, निरीह है, उपेक्षिता है। इसलिए आप इनके जो भी उपन्यास है उनमें देखेंगे कि मध्य वर्गीय समाज की बातें ही रखी गई हैं। और जो पुराना समाज है, सड़ गया है उनके नजर से, वो कहते हैं कि जो सड़ गया है समाज, वो कुंभी पाक के जैसे समाप्त कर देना चाहते हैं। उनके अंदर समाजवाद के प्रति बौद्धिक लगाव नहीं है, हार्दिकता भी है। उनके प्रत्येक उपन्यास में एक नया समाज आना चाहिए। इसलिए जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रतिनाथ की चाची, उसमें लेखक के निजी जीवन संदर्भी उपन्यास के अंग बन गए। खुद का जो जीवन का संघर्ष संदर्भ रहा रतिनाथ, क्योंकि पहला था, तो 1948 में जब लिखे तो खुद का जीवन भी झलकता है। कैसे एक कुलीन किंतु बड़े कुल की है, बड़े घर की है, लेकिन निर्धन विधवा
क्या मतलब है कुलीन होने का? अगर वो निर्धन विधवा कुलीन है तो क्या मतलब है? वो किसी के सामने भिक्षा के लिए हाथ भी नहीं फैला सकती। बहुत ही करुण कहानी है रतिनाथ की चाची में। और वहाँ पे जब ये लिखते हैं तो मिथिलांचल के जो सामाजिक जीवन है ना वो भी निकल के आता है, तो एक अंतर विरोध दिखता है। और जैसे ही बलशनामा पे जाते हैं तो बलशनामा में आपको एक परिश्रमी और ईमानदार किसान उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। ऐसे ही इनके तीसरे उपन्यास में जब जाएंगे कि नई पौध में इन्होंने किन चीजों को उठाया है। नई पौध में असंगत विवाह, जैसे आप प्रेमचंद जी के निर्मला को देखते हैं, तो नई पौध में ये भी वही मुद्दे को उठाते हैं। उस समय प्रेमचंद युगीन है, अभी प्रेमचंदोत्तर का समय है, लेकिन नई पौध में कैसे गलत विवाह जो होता है, तो असंगत विवाह की जो समस्या उसको केंद्र में रखकर जर्जक सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। फिर इसके बाद उपन्यास है बाबा वटेश्वर। बाबा वटेश्वर में बरगद के जो पुराने वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए जैकिसन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। वरुण के बेटे उपन्यास, वरुण के बेटे में मछुआ संघ की स्थापना होती है और गढ़पोखर हमारा है का नारा बुलंद होता है। दुखमोचन में सदियों से जड़ सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए गांव के जीवन में धीरे धीरे नई रोशनी के फैलने का संकेत मिलता है दुखमोचन में। ऐसे ही कुंभी बाग है। कुंभी बाग में भी ऐसे समझदार लोगों के समाज की कल्पना की गई है जहां कोई किसी की बेविशी का फायदा नहीं उठाता, कोई किसी को यहाँ चकमा नहीं देता, जहां पुरुष ज्ञान है तो स्त्री शक्ति है। हीरक जयंती का ही दूसरा नाम अभिनंदन है। तिनके एक उपन्यास का नाम है हरिक जयंती करके, और हरिक जयंती का दूसरा नाम क्या है? अभिनंदन है। इसमें आज की भ्रष्ट राजनीति की बखिया उधेड़ी गई है। उग्रतारा में देखें तो उग्नि को कोमेश्वर, उग्रतारा में उग्नि को कामेश्वर जैसे पुरुष का सहारा मिलता है जिसका दिल बहुत बड़ा है और जो पराया गर्भ ढोने वाली अपनी प्रेमिका को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। ऐसी इमरतिया है। इमरतिया में बिहार के उत्तरी भूभाग में जमींदारों और व्यापारियों द्वारा तस्करी की सुविधा के लिए स्थापित जमनिया मठ में होने वाले कैसे भ्रष्टाचार है उसका पर्दाफाश किया गया इमरतिया में। समाज के बगुला भक्तों का भंडाफोड़ करके लेखक ने आज की कटु यथार्थ की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। पारो, पारो मूलतः 1946 में मैथिली में लिखा गया। 1975 में इसे खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरित किया गया पारो उपन्यास को। इसने बाल विवाह जैसी कुरीति की बेदी पर अपना पूरा जीवन होम कर देने वाली युवती की दारुण कथा कही गई है पारो में। गरीबदास, नागार्जुन जी का अंतिम उपन्यास है गरीबदास अंतिम। इसमें आपको गरीबदास की व्यथा कथा के बाहर ही स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर विरोध को दिखाया गया है। इस प्रकार नागार्जुन अपनी कथा रचना के माध्यम से सभी प्रकार के शोषण से मुक्त नए समाज की प्रतिष्ठा में पूरी शक्ति से लग गए हैं। उनकी विशेषता ये है कि उनका ये रचनात्मक प्रयत्न प्रचारवाद का रूप नहीं ले सका। रांगे राघो, रांगे राघो 1923 से 1963 का कालखंड, बहुत से उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। रांगे राघो जैसे 1923 से 63 का समय बताया, बहुत से उपन्यास में इनके घरौंदे उपन्यास करके है रांगे राघो जी का। घरौंदे 1946 में आया, विषाद मठ 46 में आया। और ये देखिए घरौंदे है, विषाद मठ है, मुर्दों का टीला कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको जो प्रेमचंदोत्तर वाले हम उपन्यास पढ़ा रहे हैं, चाहे आप मनोविश्लेषण के तहत अज्ञेय की देवराज जी को, इलाचंद को, जैनेन को पढ़ें, ये लोग जितना लिखे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिखे, जो भी 10 12 15 पीस लिखे हैं उनमें कुछ उपन्यास बहुत ही क्रांतिकारी रहे, उनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको पता भी चलेगा, क्योंकि अभी तक जब हम प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो आपको यही लगता था कि क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो हम प्रेमचंद पूर्व पढ़े थे वहां से क्वेश्चन कम आता है। जो आजादी आजादी के आसपास से लेखन शुरू हुआ, इसके बाद जो मुद्दों को उठाया गया, जिनको हम प्रेमचंदोत्तर में अलग अलग उसमें बांट के देखते हैं, प्रकृतिवादी, स्वच्छतावादी, मनोविश्लेषणवादी या महिला जो उपन्यासकार आएंगी, इनसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आता है। अब जैसे रांगे राघो जी 1923 से 63 का जो दौर है, इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे। और उपन्यास में आप देखिए घरौंदे 1946 में लिखा, विषाद मठ 46 में लिखा, मुर्दों का टीला 1948 में लिखा, चिवर 1951 में लिखा, सीधा साधा रास्ता 1951 में, हुजूर 1951 में, अंधेरे की जुगनू 1953 में लिखा, उबाल 1954 में लिखा, बोलते खंडार 1955 में लिखा, कब तक पुकारू 1957, बौने और घायल फूल 1957। तो आपको ये सारे उपन्यास ध्यान रखने हैं। घरौंदे है, विषाद मठ है, मुर्दों का टीला 48, और समय भी
जैसे घरौंदे 46 में आए विषाद मत, यानी घरौंदे और विषाद को एक ही समय में लिखा 46 में। उसके 2 साल बाद मृदु का टीला, फिर चिवर 51 में, सीधा साधा रास्ता 51 में। यानी अगर देखें तो सीधा साधा रास्ता हुजूर 51। जुगनू अंधेरे के जुगनू उबाल, तो अंधेरे के जुगनू 53 वो 54। बोलते खंडहर 55, कब तक पुकारूं 57, बौने और घायल फूल 57। पक्षी और आकाश 1957। जब आवेगी काली घटा 1958। बंदूक और बीन 1958। राई और पर्वत 1958। राह न रुकी 1958। छोटी सी बात 59। पथ का पाप 1959। महायात्रा 60। धरती मेरा घर 1960। प्रोफेसर 1961। पतझर 1962 ईस्वी। आखिरी आवाज 1963 ईस्वी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। जीवनी परक उपन्यासों में कौन कौन से उपन्यास रहे हैं, तो जो जीवन पे आधारित उपन्यास लिखे गए हैं। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोही का ताना, लोही का ताना। क्या क्या है जीवनी परक में? देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोही का ताना, रत्ना की बात। इनको जोड़ ले तो ये संख्या 3 दर्जन से ऊपर हो जाएगा। इनमें मुर्दों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता की कथा है। चिवर जो है वो हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है। जब आवेगी काली घटा ये गोरखनाथ के नाथपंथ की कथा है। राह न रुकी महावीर स्वामी और बुद्धयुग के जागरण, ये सब देखिए जीवनी पर आधारित है। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात। यानी लोई ने कैसे ताना मारा, रत्ना की बात, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई। इन सभी को जोड़ ले तो ये संख्या 3 दर्जन से ऊपर तक चला जाएगा कि इन्होंने लिखा होगा। बाकी जैसे मुर्दों का टीला उपन्यास लिखा, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कथा लिखा। चिंवर लिखा, तो चिंवर मतलब कि हर्षकालीन, जो हर्ष का काल था, हर्षवर्धन का काल, उसमें बौद्ध धर्म कैसे तेजी से उभरा था। और जब आवेगी कालीघटा में गोरख नाथ के नाथपंथ की कथा है। राह न रुकी महावीर स्वामी और बुद्धयुग के जागरण का चित्रण है। अंधेरा रास्ता, इसमें प्रागैतिहासिक की आधुनिक प्रगतिशील दृष्टि से इसे देखा गया है। और अन्य उपन्यासों में देखेंगे तो आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो विषमता और यथार्थता उसको अंकित किया गया है। रांगेय राघव ने आंचलिक उपन्यास की रचना भी की। और रांगेय राघव का अगर देखें तो कब तक पुकारू उपन्यास में कर्नटों के जीवन का चित्र खींचा गया है और उनके प्रति पूरी सहानुभूति भी दिखाई गई है। बंदूक और बीन में युद्ध की समस्या और उसकी सार्थकता पर विचार हुआ है। भारतीय सैनिक जीवन का चित्रण करने वाले विशिष्ट उपन्यास से लेखक सैनिकों को यह संदेश देना चाहता है कि उनकी बंदूकें बीन की रक्षा करने के लिए है। तुम मौत के सामने इसलिए खड़े हो कि जीवन की रक्षा कर सको। आखिरी आवाज रांगे राघव का अंतिम उपन्यास है। क्या नाम है इसका? आखिरी आवाज रांगे राघव का। इसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्त के बाद के भारतीय गांव का जीवन देखने को मिलता है। रांगे राघव का दृष्टिकोण मानवतावादी है। वे प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है, किंतु मनुष्य के प्रति उनकी आस्था व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित है। यदि उन्होंने लेखन में थोड़ा संयम रखा होता तो एक बड़े समर्थ उपन्यासकार के तौर पर जाने जा सकते थे। इसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त जी। भैरव प्रसाद गुप्त जी का जो कालखंड रहा है, समय रहा है 1918 से 1995। 1895 शुरू में जोरों से लिख रहे थे, 64 के बाद लिखने की रफ्तार धीमी हो गई भैरव जी की। मतलब 1918 से इनका जन्म, 95 में निधन, और तब से ये लिखने में लगे पड़े थे। और 1964 के बाद कहते कि लिखने की रफ्तार धीमी हो गई। और इसके बाद शोले 1946 में इन्होंने लिखा था भैरव जी ने, शोले 46 में, मसाल 48 में, गंगा मैया 52 में, जंजीरें और नया आदमी 54 में, सती मैया का चौरा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सती मैया का चौरा 59 में, धरती 62 में, और आशा 63 में, कालिंदी 63 में, रभा 64 में, अंतिम अध्याय 1970 में, उसका मुजरिम 1972 में, नौजवान 1972 में, भाग्य देवता 92 में, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993, छोटी सी शुरुआत मरणोपरांत। उनके प्रकाशित उपन्यास से लेखक के 2 उपन्यास गंगा मैया और सती मैया का चौरा विशेष लोकप्रिय भी हुआ। अधिक लिखने की विशेषता भैरव प्रसाद गुप्त की उपन्यास कला के विकास में बाधक हुई। उनमें ग्राम्य जीवन के अनुभव तो हैं, किंतु पात्रों की आंतरिक हलचल में वे प्रवेश नहीं कर पाते। चरित्र चित्रण सीधे सपाट ढंग से करते चले जाते हैं। लेखक को निम्न मध्य वर्ग के साथ पूरी सहानुभूति भी है। वो उन परिस्थितियों की कल्पना भी कर लेते हैं जिसमें ये वर्ग घुट रहा है, किंतु घुटन की पीड़ा का तीव्र बौद्ध सैद्धांतिक यांत्रिकता के आग्रह के कारण उबर नहीं पाता। पुराने उपन्यासों को नए नाम से प्रकाशित करके भैरव जी जो है प्रकारांतर से ये सूचित करते आ रहे हैं कि अब उन्हें कुछ खास कहने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इनका एक उपन्यास है भैरव जी का, जंजीरें और नया आदमी।
अभी जो जंजीरें और नया आदमी है 1954 में आया, कुछ दिनों बाद बादी नाम से प्रकाशित हुआ। कौन सा? जंजीरें और नया आदमी 1954 में, कुछ दिन बाद ये बांदी नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1982 ईस्वी में कहते हैं कि इसे अपने आग और आंसू नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। और 1954 से 62 तक ग्रामीण जीवन में काफी कुछ बदल चुका था, लेकिन गुप्त जी ने बिना कोई नया सूत्र जोड़े उपन्यास का नाम बदलकर प्रकाशित करा दिया। यानी जो इन्होंने जंजीरें और नया आदमी 54 में लिखा, कुछ दिनों बाद बादी नाम से प्रकाशन में आया, फिर 82 में से अपने अपने ही इन्होंने मतलब कि खुद अपने ही 1982 में यही वाला जंजीरें और आदमी जो है, बाद में इसी का इन्होंने आग और आंसू नाम से प्रकाशित करा दिया। तो 54 से 82 तक अगर आप देखेंगे तो कुछ खास कहें कि देखने को मिलता है, तो कहते हैं कि कुछ खास नहीं। और यही चीज नहीं, नौजवान में गुप्त जी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पूंजीवादी ढांचे पर भी प्रहार किया। लेखक की दृष्टि में आज पूरी शिक्षा व्यवस्था जनतांत्रिक ना होकर पूंजीवादी हो गई है, और इसके चलते गरीबों का हित संभव नहीं है। श्री गुप्त के उपन्यासों में एक खास विशेषता ये भी दिखाई पड़ती कि वे जीवन के वास्तविक पात्रों और घटनाओं को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ औपन्यासिक कथा का रूप दे देते हैं। अंतिम अध्याय हिंदी के प्रख्यात लेखक और प्रकाशक अश्क को सामने रख कर लिया गया। इसी प्रकार भाग्य देवता में पूंजीवाद बनाम समाजवाद और भाग्यवाद बनाम श्रम निष्ठा की टकराहट के साथ ही इलाहाबाद के साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश का जो चित्रण है, उसमें वास्तविक साहित्यकारों का नाम परिवर्तन के बावजूद साफ दिखता है। इनके संबंध में उपन्यास लेखक की टिप्पणियां उनकी कुंठा का इजहार भी करती हैं। श्री गुप्त की मृत्यु के बाद प्रकाशित छोटी सी शुरुआत इस दृश्य से एक बेहतर रचना है। इसमें भी चौथे दशक के इलाहाबाद का सांस्कृतिक जीवन है, किंतु यहाँ कलात्मक संयम से काम लिया गया है। इसका कथानायक भी सामाजिक पारिवारिक बदलाव चाहता है, किंतु राजनेताओं की तरह पर उपदेश कुशल ना होकर स्वयं अपने आचरण में वांछित परिवर्तन के साथ समाज में परिवर्तन की शुरुआत उचित ढंग से करके। शायद इसलिए रचनाकार ने उपन्यास का नाम छोटी सी शुरुआत रखा है। सब मिलाकर देखा जाए तो श्री गुप्त प्रतिबद्ध मार्क्सवादी रचनाकार के तौर पर सामने आते हैं और व्यक्तिगत जीवन की कुंठाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही आप सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारों में देखेंगे, अमृत राय जी का नाम आता है, और अमृत राय जी का समय दिया गया 1921 से 1996 का समय। अब इन्होंने अमृत राय के बीज 1952 उपन्यास की चर्चा बहुत ही प्रगतिशील ढंग से किया गया है, क्योंकि सामाजिक यथार्थवादी परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है। इस उपन्यास में अगर देखें तो कहते हैं कि दूसरे महायुद्ध से लेकर सन 42 की क्रांति, दूसरे महायुद्ध मतलब समझ रहे 1939 से 45, और 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष हो, आजाद हिंद फौज की बात हो, विद्यार्थियों का जुलूस हो। यानी अगर आपको ये उपन्यास पढ़ना है तो उपन्यास में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वो बताया गया है। तो अमृत राय जी के इस उपन्यास में आपको दूसरे महायुद्ध, सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आजाद हिंद फौज, विद्यार्थी की जुलूस, आंदोलन, स्वाधीनता दिवस की घटनाओं में विषमताओं को दिखाया गया है। तो ये आज की पीड़ा में नए जीवन के छिपे हुए बीजों की कल्पना ही है। इसलिए प्रभाव की दृष्टि से अमृत राय का जो बीज है वो असक्त सिद्ध हुआ। इसके बाद इनके और भी जो उपन्यास रहे हैं, नागफनी का देश 1953 में नागफनी का देश आया, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली। तो उपन्यासों में नागफनी का देश हो गया, हाथी के दांत हो गए, सुख दुख 1969 हो गया, इनके अलावा भटियाली। ये कुछ छोटे उपन्यास थे। और ऐसे ही जंगल 1969 में कुछ बड़ा, और धुआं ऐसे ही 1977 में अमृत का बड़ा है उपन्यास। अब जैसे हाथी के दांत है, तो क्या है हाथी के दांत में? आपको हाथी के दांत में समाज की जो दुरंगी रीति है, दो रंग की रीति, उसी को दिखाया है। हाथी के दांत खाने के, और हाथी के दांत जो खाना कुछ खाता है, तो एक खाने वाला उसका और है, दिखाने वाला कुछ और है। आपने हाथी के दांत देखे हो कितने बड़े, लेकिन खाने के और दिखाने के कुछ और। तो इन्होंने हाथी के दांत के माध्यम से समाज में द्विरंगीय जो चित्र है उसको उजागर किया है। और वर्तमान समाज में भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर से हम सभ्यता का तो दिखावा करते हैं, पर अंदर से तो उसी सभ्यता का गला भी घोटते रहते हैं। ऐसे ही इनका नागफनी का देश है। नागफनी का देश वस्तुतः प्रेम का देश है। इसमें रणजीत और वेला प्रवेश करते हैं। रणजीत डॉक्टर है, सेवा भाव से डॉक्टरी करता है, तड़क भड़क से दूर साधारण तरीके से रहता है। और बेला, बेला उससे विमुख,
विमुख होकर श्रीकांत जो चित्रकार है उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। यानी रणजीत जो नागफनी के देश में प्रेम है जिसमें रणजीत और बेला है, लेकिन रणजीत डॉक्टर है वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तड़क भड़क से दूर रह रहा है, लेकिन बेला बेला उसे विमुख होकर श्रीकांत चित्रकार की ओर आकर्षित होती है। और श्रीकांत जो इसमें होता है वो कई स्त्रियों के जीवन को ऑलरेडी नष्ट कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे के बीच कैसे भागम भागा जिंदगी है। जब बेला को ये बात ज्ञात होता है तब रणजीत भी उसे छोड़कर चला जा चुका होता है। जाने से पूर्व बेला को एक पत्र भी लिखकर अपने अनुभव का सार दिया होता है कि मैं तुम्हें बेला क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। इस तरीके से आदमी की असल पहचान उसकी ऊपरी चमक दमक से नहीं, उसके दिल की सच्चाई से, उसकी इंसानियत से होती है। तो यहाँ पे इस उपन्यास के माध्यम से जो है कि आदमी की असल पहचान उसकी ऊपरी चमक दमक नहीं, उसके दिल की सच्चाई है। पहचानो उस इंसान की इंसानियत को। ये उपन्यास का सार है। ऐसे ही इन्होंने सुख दुख करके उपन्यास लिखा है। सुख दुख में क्या है, लेखक ने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि सुख दुनिया में बहुत थोड़ा है, और जो है सुख में वो बहुत मिलावट के साथ है। उसे मिलावट से अलग करना बहुत कठिन है। आदमी का मन उसी नन्हे से सुख की तलाश में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है उसको खोजने के लिए। ऐसे इनको उपन्यास भटियाली है। भटियाली उपन्यास में अविवाहिता जो चित्रा है, जो विवाहित नहीं है चित्रा, उसका प्रेम द्वंद्व से भरा है। क्योंकि चित्रा एक दो नहीं बल्कि चित्रा तीन पुरुषों की ओर आकृष्ट है। वो आकृष्ट होने के बाद उसका जीवन कैसा होता है, होने के बाद अंधे सन्यासी भास्कर को देखिए, तीन लोगों से प्रेम करती है और अंततः तीन प्रेमी होने के बावजूद वो किसको चुनती है, अंधे सन्यासी भास्कर को भटियाली में चित्रा चुनती है। लेखक कहना चाहता है कि प्रेम का आधार आवेग नहीं विवेक होना चाहिए। आवेग से चीजें नहीं आप करो, विवेक से करो। जंगल में ये दिखाया गया है इनके कि यह पूरा समाज भयानक दरिंदों से तो भरा हुआ एक जंगल ही तो है, यहाँ जंगल का न्याय ही तो चलता है। और ऐसे ही धुआं अमृत का बहुत बड़ा उपन्यास, मतलब धुआं बड़ा है इनका। धुआं में उन्होंने आज की दुर्दशा का यथार्थ चित्रांकन किया है। आज की जिंदगी में कैसे भ्रष्टाचार, ढोंग, स्वार्थपरता, निराशा, गरीबी, जिंदगी, यही सब तो है। और जिनके हाथ में सत्ता है वे जनता से कट गए हैं। कहीं कोई आशा की किरण दिखती नहीं है, सब धुआं धुआं ही चारों ओर। ऐसा लगता है कि बीच में अमृत ने जिस नए समाज का सपना देखा था वही सपना धीरे धीरे धुएं में बदल गया। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई अमृत जी की और यहाँ तक आया। अब ऐसे ही सामाजिक यथार्थ का चित्रांकन करने वाले भीष्म साहनी भी कुशल चितेरे थे। भीष्म साहनी समय इनका 1915 से 2003 यानी विभाजन से पहले से बाद के काफी समय तक रहे, कई दृश्यों को अपने सामने देखा। कुल 7 उपन्यास इनके भीष्म साहनी जी के हमारे सामने आते हैं, जिनमें अगर क्रमशः देखें तो झरोखे 1967, कड़ियाँ 1970 यानी 1967 में झरोखे, झरोखे के जस्ट बाद बताया गया यहाँ पे कड़ियाँ, तमस 73, वसंती 80, मैया दास की माड़ी 88, बहुत इंपॉर्टेंट है मैया दास की माड़ी, कुंटो 93। तो भीष्म साहनी जी ने कुल कितने उपन्यास लिखे, कुल 7। 7 उपन्यासों में आप इनका देखते हैं कि झरोखे 1967 में, कड़ियाँ जस्ट 70 में, तमस 73 में जो कि अपने सिलेबस में है, बसंती 1980 में, मैया दास की माड़ी 88 में, कुंतो 1993 में, नीलू नीलमा नीलोफर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन 2000 में आता है। झरोखे जब ये 1967 में एक यात्रा शुरू करते हैं तो झरोखे में एक आर्य समाजी संस्कारों वाला मध्यवर्गीय परिवार जो है, यानी जो परिवार झरोखे में आर्य समाजी परिवार है, और छोटी छोटी घटनाओं को एक स्मृति चित्त के बहाने इसमें संजोया गया है। झरोखे में पूरे उपन्यास में आपको मानो की जिजीविका की उन शक्तियों के रूप में चीजों को समझ पाएंगे। लेखक ये कहना चाहता है कि जिसमें समय के साथ चलने और अपने को बदलने की शक्ति नहीं होती, वो इतिहास की गति के सामने रोड़ा पथबाधा बनकर चूर चूर हो जाता है। झरोखे में यही दिखाया गया है। जब हम अपनी स्मृतियों के झरोखे में जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि इससे क्या होता, आप एक तरीके से अब समय के साथ नहीं है तो बिल्कुल समझिए कि गति के सामने, इतिहास के कालखंड में गति नहीं आप अपना रखते हैं तो फिर आप टकरा के चूर हो जाते हैं। और ऐसे इनके कड़िया है, कड़िया में विपरीत संस्कार वाले जो मध्यवर्गीय पति पत्नी है, यानी पति और पत्नी विवाह तो सामाजिक बंधन बंध गए दोनों लोग, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग है।
तो पति पत्नी की जीवन गाथा शुरू हुई है। लेखक की दृष्टि में जो पुराने संस्कारों वाली पत्नी थी, उनके साथ बोझिल, नीरस, ओ भरा और जकड़ा हुआ जीवन व्यतीत करने से अच्छा क्या लगता है? उनसे आजाद होकर जिए, अपने अनुकूल नारी का वरण करे। तो इसमें आप देखिए कड़िया में पति पत्नी की जो विपरीत समाज और बोझिल जिंदगी है, उससे स्वच्छंद जीवन जीने की कामना किया गया है। और इनका जो तमस उपन्यास है, तो बहुत ही प्रसिद्ध है तमस उपन्यास, अपने पाठ्यक्रम में भी है भीष्म साहनी जी का। इसमें लेखक ने जो 1947 में मार्च अप्रैल में हुए सांप्रदायिक दंगों के 5 दिन की कहानी, कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उनकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाए। इसे पढ़कर हम ये अनुभव करते हैं कि बड़े लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने वाली नीतियां जनसाधारण के जीवन से कैसे खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों के इतिहास और करने वाली भूगोल बदल देती हैं। यानी उनकी स्वार्थपरता विभाजन करने में भी एक मिनट पीछे नहीं हटता। यद्यपि लेखक ये नहीं मानता कि उपन्यास लिखते समय उसका कोई निश्चित नजरिया था या उसके इरादे ही ऐसे थे, वो इतना जरूर मानता है कि हाँ, एक संकटपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धर्म, वर्ग, विचारधारा के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही इसमें दिखाए गए हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। इन प्रतिक्रियाओं और कारनामों पर विचार करने से जो निष्कर्ष निकलता, वो निश्चय ही क्षुद्र स्वार्थों, सांप्रदायिक संकीर्णता और हिंसक पार्श्विक वृत्ति से ऊपर उठकर उच्चतर मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाला है। ऐसे ही इनको उपन्यास वसंती करके है। वसंती एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में पत्नी है। जो वसंती है एक ऐसी लड़की है जो कहाँ पे, जो दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ी है, वहीं पे पली है बसंती। उसका भाग्य झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ा है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों को बार बार उजाड़ा जाता है, वैसे ही बसंती का जीवन भी बार बार उजड़ता है। अपनी प्रबल जिजीविका के बल पर निरंतर संघर्ष करने वाली ये लड़की अपना उदाहरण देती है। ऐसे ही इनके द्वारा तमस के अलावा मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी जी का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास अगर देखें तो मैया दास की माड़ी है। मैया दास की माड़ी में है क्या, इसमें 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक का इतिहास मैया दास की माड़ी यानी हवेली को केंद्र बनाकर किया गया है। मैया दास जो एक खालसा राज के प्रति समर्पित है, वह जो मूल्य है, सामंती मूल्यों का प्रतीक है। धनपद उसके बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधि है। वो अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादार है। वो निहायत लीजालीज किस्म का आदमी भी है। कौन, ये मैया दास जो है, ये खाल जो मैया दास की माड़ी में 19वीं से 20वीं के पूर्वार्ध तक का है और हवेली को केंद्र में रख के बनाया गया उपन्यास लिखा गया, जिसमें मैया दास खालसा राज के प्रति समर्पित व सामंती मूल्यों का प्रतीक भी है। और जो धनपद है उसके बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधि है। वो अंग्रेजी राज के प्रति वफादार भी है। वो निहायत लजीजा है, अंग्रेजों के प्रति उसकी निष्ठा है। उसकी सबसे बड़ी योग्यता यही है। इसी के चलते लोग उसकी खुशामद करते हैं। धनपद का जो छोटा बेटा है, ये हुकूमत राय, वो तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि है। तो एक प्रतिनिधि मैया है, मैया के बाद जो है धनपद हो गया, धनपद का हुकूमत हो गया। वो पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति के रंग में रंगा है। तो सब अपने अलग अलग उसमें रंगे हुए हैं। वो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके पढ़ के आया हुआ होता है। तो इनका जो लड़का हुकूमत, और माड़ी मतलब हवेली, इसका पश्चिमीकरण करता है। राय बहादुरी प्राप्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नर से साठ गांठ करके राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है, किंतु इतिहास की गति को कौन रोक सकता है। वस्तुतः मैया दास की माड़ी के माध्यम से भीष्म साहनी ने कुल 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की क्रमिक विकास को दिखाया है। और ऐसे ही इनका कुंतो उपन्यास है। कुंतो में श्री साहनी ने विभाजन से पहले पंजाब का जो एक आर्य समाजी संस्कार वाला परिवार, उसकी कहानी कुंतो में है। आलोचकों का ये मानना है कि इस उपन्यास में लेखक ने अपने ही परिवार की कहानी तो नहीं कह दी। वो चीज लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कुंतो में जो है, जैसे लग रहा है ये अपने ही परिवार की कहानी बता दी है। उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के केंद्र में है नारी जीवन की निरंतर पराधीनता, जन पीड़ा का एहसास कराना। ऐसी ही इनकी रचना है नीलू नीलिमा नीलोफर। उसमें श्री साहनी ने 2 नारी पात्र, नीलू नीलोफर और नीलिमा, इनको केंद्र में रखा और कथा का ताना बाना तैयार किया। नीलू एक मुस्लिम बालिका है और वह सुधीर यानी हिंदू योग को प्रेम करती। कौन? नीलू।
नीलू मुस्लिम परिवार की बालिका है, लेकिन वो सुधीर हिंदू युवक को प्रेम करती है, और नीलिमा जो है वो एक हिंदू युवती है, वो अल्ताफ, उल्टा वो अल्ताफ को प्रेम करती है। सामाजिक मर्यादाओं के भीतर दमित और कुंठित दोनों विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक ये इंगित करना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को भीतर से भीतर बदलना होगा। व्यक्ति के भीतर के राग तत्व को इतना गाढ़ करना होगा कि वो कृत्रिम सामाजिक बंधनों को काट दे जो नकली हैं, और इनसे कृत्रिम सामाजिक बंधनों को काट कर मनुष्यता के ऊपर उठे। ऊपरी सौहार्द का दिखावा समस्या का समाधान नहीं है। यानी ऊपर से अपने आप को दिखा रहे हो कि किसी समस्या का समाधान हो सकता है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आगे 1950 25 ईस्वी कहानीकार के रूप में विख्यात अमरकांत जी ने भी कई उपन्यास लिखे हैं, जिन उपन्यासों में आप यहाँ देखने को मिलेगा सूखा पत्ता 1959 में, सूखा पत्ता, आकाश पंछी 67 में, फिर काले उजले दिन 69 में, ग्राम सेविका, बीच की दीवार 81, सुखजीवी 82, सन्नर पांडे की पतोह खुदीराम। सूखा पत्ता जो है ये कृष्ण नामक एक लड़की की प्रेम कथा है। कृष्ण अपनी प्रेमिका उर्मिला कुछ ही जान से चाहता, उससे मिछुड़ने पर उसकी स्थिति सूखे पत्ते जैसी हो जाती, किंतु यही प्रेम उसमें संघर्ष की चेतना उत्पन्न करता और वह समाज को बदलने के लिए कृत संकल्प होता है। ऐसी आकाश पंक्षी जो है, आकाश पंक्षी में स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, किंतु अभी भी समाज में जो सामंतवादी संस्कार थे वो बधे हुए थे, जो प्रगतिशील शक्तियों का आग बढ़ने में बाधा पहुंचाते थे। ये उपन्यास इन्हीं शक्तियों के द्वंद्व को उजागर करता है। आगे ये कहा गया कि काले उजले दिन उपन्यास में देखें तो उपन्यास में क्या नाम है, काले उजले दिन। काले उजले दिन में विमाता के व्यवहार से विघटित व्यक्तित्व वाला युवक अपनी समर्पणशीला पत्नी जो कांति है, यानी बी माता मतलब सौतेली माँ से जो व्यवहार खटकता है उसके मन में, वो अपनी जो समर्पणशीला जो उसकी पत्नी कांति आती है, उसकी प्यार से अतृप्ति, मतलब जो बुझा प्यास था वो जो है प्यास वो बुझता है। नहीं, ये चीज़ है कि क्योंकि काले उजले दिन में एक तो बी माता अच्छे से व्यवहार नहीं करती, तो जब व्यवहार नहीं करती तो जो जिससे शादी हुआ था कांति से वो बहुत प्यार करती है, पर शांति का प्यार पाके, कांति का प्यार भी पाके परितृप्त नहीं होता है। फिर ये अपने दफ्तर में काम करने वाली एक युवती है रजनी, उससे प्रेम करने लगता है। कांति घुट घुट मरने लगती है। अंत में युवक का ब्याह कांति की छोटी बहन नीलम से करा दिया जाता है। सब मिलाकर ये उपन्यास एक रोचक प्रेम कहानी बनकर रह जाता है। बीच की दीवार करके कहानी है जो अमरकांत जी की, उसमें अमरकांत मतलब उपन्यास है बीच की दीवार, उसमें अमरकांत एक कदम आगे बढ़े हैं। दीप्ति निम्न मध्यवर्गीय मुंशी मुनीलाल की लाडली बेटी है। प्यार के कारण वो जो है किस तरीके से हो गई है, तुनक मिनाजी हो गई है, और अब वो नखरीली और भावुक भी, घमंडी और काहिल भी हो गई, ऐसा कहा जाता। अब जो प्यार के कारण तुनक मिजाजी और ये सब हो गई, तो उसे अपने रूप पर भी गर्व है। वो पहले अशोक की ओर आकृष्ट होती है, अब आको अशोक की ओर छोड़ो तो, किंतु उसे माँ तो देता नहीं अशोक। फिर इसके बाद वो लंपट मनफूल की ओर बढ़ती है। फिर मनफूल की पत्नी लीला जो है वो बीच में आ जाती, अंत में वो मोहन के संपर्क में आती है, और बीच की दीवार जातिगत बंधनों को तोड़कर दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अमरकांत एक रोचक प्रेम कथा तो गढ़ लेते, लेकिन सामाजिक अवरोध और अंतर्विरोध से संघर्ष की क्षमता अपने पात्रों को दे नहीं पाते। इधर इन्हीं हथियारों से 2003 में इनका शीर्षक आपका एक बृहद काय उपन्यास प्रकाशित हुआ। नाम क्या है, इन्हीं हथियारों से। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक की कथा बलिया का सामाजिक यथार्थ का अंकन यहाँ पे देखने को मिलता है। ईमानदारी के साथ चित्रित किया ये बलिया जनपद की उस उपन्यास का कथानायक लेखक का विश्वास है कि सभी जातियों, धर्मों एवं क्षेत्रों की विकासशील एकता में ही हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, और ये मूल्य ही हमारे देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर विश्वम्बर नाथ उपाध्याय 1925 विद्वान आलोचक की नई कथाकार भी रहे हैं विश्वम्बर जी, और विश्वम्बर जी का है रीच करके उपन्यास 1967 में, पक्षधर करके 1971 में, जाग मकछंद्र गोरख आयो 83 में, दूसरा भूतनाथ 1985 में आया, जोगी मज्जा 1989 में, विश्व बाहु परशुराम 1997 में। तो ये जो उपन्यास है, उपन्यासों के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखें
तो ये उपन्यासों की रचना उपाध्याय जी ने अपने कथाकार को प्रतिष्ठित किया है। जैसे रीछ है इनका, रीछ आप उपन्यास पढ़ेंगे तो इसमें वर्तमान अंतर्विरोधों को उजागर किया गया है। सत्ता से चिपका हुआ वर्ग वर्तमान व्यवस्था में कैसे परिवर्तन नहीं चाहता, रीछ वही है। प्रगतिशील तत्व परिवर्तन के लिए संघर्षशील है, लेकिन ये नहीं संघर्षशील है। इसी प्रक्रिया में उपन्यास आज के तनाव, मूल्यों के विघटन और ग्रामीण जीवन के अभिशाप पे खत्म हो जाता है। पक्षधर इनका उपन्यास, उसमें अर्थ संस्कृति के खिलाफ जो हर जीवन के संदर्भ में युद्ध छेड़ देता है। इसमें अगर देखेंगे तो जनार्दन है, इंदिवर है, अमिताभ है, जोगिंदर है, मासा, तृप्ता और इन सब के जंगली बाबा गुरिल्ला है। वे पक्षधर के सहायक है। उपन्यास में इस युद्ध संदर्भ का पूरक पूरक होकर प्रेम संदर्भ आया है। इंदिवर और तृप्ता तथा वर्दी और गुरिल्ला बाबा का यौन संघर्ष उद्दाम और आदिम रूप में दिखा है। अर्थ संस्कृति से युद्ध के दौरान समाज के सभी अहम लोग, गुंडे हो, विद्यार्थी, मजदूर, शिक्षक, साहित्यकार, यहाँ तक कि पुलिस और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी गुरिल्लों और पक्षधरों के साथ हो जाते हैं। गुरिल्लों की राजनीति और वामपंथी विचारधारा से समृद्ध ये उपन्यास विषय वस्तु की नवीनता के कारण आकर्षक भी लगता है। ऐसे उपन्यास से जाग मच्छंदर और गोरा काव्य में गोरखनाथ की चतुर्दिक धार्मिक रूढ़ियों से संघर्ष करता हुआ एक युग पुरुष के रूप में चित्रित होना, वे एक साथ वाम मार्गी अभिचारों और गुरु मसेंद्र एक साथ वाम मार्गी अभिचारों और अपने गुरु मसेन नाथ के कौलाचार के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। उन्हें जाति वर्ण व्यवस्था, बाहचार, अन्य सामाजिक रूढ़ियों से भी टकराना पड़ता है। यही नहीं, वे अरब सेनापति जुनैद के आक्रमण के विरुद्ध राजपूत सामंतों को बपरावल के नेतृत्व में संगठित करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वे सच्चे अर्थों में एक नवीन मानव चेतना के वाहक हैं। उपन्यास इतिहास का पुनराख्यान बनकर रह गया है। दूसरा भूतनाथ में लेखक ने देवकीनंदन खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास भूतनाथ के केंद्रीय पात्र भूतनाथ को एक आदर्श जननायक बनाकर प्रस्तुत किया। भूतनाथ तिलिस्म तोड़ने में माहिर था। आज की पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का तिलस्मी और जटिल जो है पूरा वो है। जटिलता की इतनी परतें हैं कि सांप्रदायिकता देखें, वर्ण विषमता देखें, उग्रवादी आंदोलन, डाकू समस्या, शासक वर्ग, स्वार्थ, अंधता, विदेशी नीति, साम्राज्यवादी ताकतों का दबाव, ये सभी भी तो है। और जो भूतनाथ है वो जनशक्ति का संगठन करके इस असाध्य साधन में प्रवृत्त होता है। लेखक ने मार्क्सवादी दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था के तिलिस्म को तोड़ने के लिए गढ़ समिति की कल्पना की। इस प्रकार भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लेखक ने एक नई दिशा दी थी। जोगी मत जा, ये किसका था? तो जोगी मत जा ये जो था विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लेखक ने एक दिशा निर्देश दिए। तो उन्हीं को जोगी मत जा जो है इसको चरित्र को केंद्र में रखकर बनाया गया। भर्तृहरि का चरित्र इतिहास और मिथक दोनों ही है। इसमें दर्शन और आध्यात्मिक सूत्र भी है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध और अधोगामी प्रवृत्तियों का उद्दीकरण की साधना भी है। श्रृंगार और वैराग्य भी है। स्वयं लेखक के शब्दों में वो मनुष्य मात्र के मन और मूल्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति में नाटकीय और द्वंद्व का प्रतीक बन गया है। लेखक ने यह भी अनुभव किया कि भर्तृहरि जी द्वारा वैराग्य ग्रहण का वृत्तांत अपने में पूरा महाकाव्य महा उपन्यास है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व में ही पूरे युग मानव का समावेश दिखता है। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से जो भर्तृहरि है उनके युग को आकार देने का प्रयास किया। ये कहता है भर्तृहरि क्या कि मैंने भर्तृहरि के समय लोग क्या सोचते थे, उनका मनन क्या था, विश्वास क्या था, ये सब अनारोपित दृष्टि से यथावत दिखाया है ताकि उस युग को और अपने समय के जनमन को समझा जा सके और तब उसके विवेकीकरण का प्रयत्न हो। इस तरह ये उपन्यास लोकमानस और जो मालवा मानस है उनका भी अध्ययन होगा। फिर विश्वबाहु परशुराम में उपाध्याय जी ने परशुराम को एक ऐसे युग पुरुष के रूप में पेश किया है जो अनार्यों से आक्रांत और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देता है। लेखक ने परंपरा से हटकर परशुराम को एक कर अपनी मौलिक रचना शक्ति का परिचय दिया। प्रतिशोध भी लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि आज की पूरी व्यवस्था कंस की राज व्यवस्था जैसी है। उसे बदलने के लिए प्रतिरोध का मात्र एक ही विकल्प है। आज हमें उसी प्रतिरोध की नीति को अपनाना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो होता है, केंद्रीय पात्र कृष्ण गोपाल, वो तुलसी पर कृष्ण गोपाल इसी मार्ग पर चलता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम भी कृष्णा होता है। किसका? कृष्ण गोपाल जो है। और प्रतीक माना गया उन्हीं का। वस्तुतः अधःपतन को देखकर लेखक का ध्यान उन महिमा में विभूतियों की ओर हो सकता है गया हो। राही मासूम रजा के उपन्यास को देखेंगे आप तो कौन कौन से उपन्यास हैं? 1927 से 1992 का कालखंड और 8 उपन्यास को लिखते हैं कौन? राही मासूम जी। आधा गांव बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। तो राही मासूम रजा ने, जो कि 1927 में इनका जन्म बताया गया है। और उपन्यास में देखेंगे कि जो उपन्यास से क्वेश्चन बार बार आए हैं, पहले भी एग्जाम में आया है, अगर आपने कभी भी सुना हो आधा गांव।
आधा गाँव इनके उपन्यास में बहुचर्चित उपन्यासों में से एक रहा है। इसलिए यहाँ भी ज़िक्र जो आया है वो राही मासूम रज़ा के कुल 8 उपन्यासों में जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं, उनको तो आपको समय और विषय वस्तु दोनों के साथ जो दिया गया है जानकारी उनको ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पहले भी पूछा गया है। कुल मिला के राही मासूम रज़ा जी को आपको 8 उपन्यास को ध्यान में रखना ही है। तो फिर ये जो है आधा गाँव 1966 में, टोपी शुक्ला 1969 में इनका है और हिम्मत जौनपुरी 69 में। तो 66 में आधा गाँव, टोपी शुक्ला 69 में, हिम्मत जौनपुरी 69 में, ओस की बूझ 70 में, दिल एक सादा कागज 73 में, सीन 75 या 77 में, कटरा भी आरजू 1978 में। असंतोष के दिन 1985 में आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग में रहने वाले जो सैयद मुसलमान हैं, यानी गंगोली जो गांव है, गंगोली गांव कहाँ है? गाजीपुर। और गाजीपुर जिले के जो गंगोली गांव, उनके आधे भाग में जो रहने वाले कौन से मुसलमान? जो सैयद मुसलमान हैं। तो ये सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई। ये कहानी देश के स्वतंत्र होने, उसके दो टुकड़े पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बंटने, जमींदारों के समाप्त होने और नए जमाने में राजनेताओं के रूप में एक अलग समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग के उदय होने की है। लेखक ने इसे गंगोली वाले समय की कहानी ही तो बताया है। समय के गुजरने के साथ सांप्रदायिक तत्व उभरते हैं और बताया गया है कि जो सांप्रदायिक ये तत्व ये निकल के आते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, क्योंकि दो टुकड़े में हो ही गया है, तो अब समय के साथ कहते हैं कि लेखक ने इस गंगोली वाले समय की कहानी से बताया। समय के गुजरने के साथ कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता के तत्व उभरने लगते हैं। कुछ शिक्षित मुसलमानों की निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए देश का विभाजन होता है। सांप्रदायिक दंगे होते, नफरत का बीज सदियों से साथ साथ रहने वाले इंसानों को बांट देता है। जमींदारी टूटती है, सैयदों की समृद्धि समाप्त होती है, इनके साथ ही इनका अभिजात्य भी टूटता है। लेखक ने समय के साथ होने वाले उत्थान पतन का भी चित्रण करते हुए मनुष्य की जीविका को अपराजीय बनाया। एक और हकीम अली कबीर की मृत्यु होती है, एक युग समाप्त होता है। दूसरी ओर सैयद मियाँ के यहाँ लड़का होता है, एक नए युग की शुरुआत होता है। यहाँ आशावादी दृष्टि लेखक की प्रगतिशील चेतना का घोतक है। और आधा गांव के बाद रजा साहब का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास करके कटरा भी आरजू। इसमें कटरा भी आरजू में इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा मीर बुलाकी उर्फ कटरा भी आरजू में रहने वाला मध्य वर्गीय और मजदूर वर्ग का गरीब परिवार का कहानी है। कटरे में रहने वाले गरीब लोग अपनी छोटी छोटी आरजुएं पूरी नहीं कर पाते, इसलिए कटरे का नाम कटरा भी आरजू रख दिया गया। 26 जून 1975 से लेकर 77 तक के देश में आपातकाल लागू था। इस अवधि में इस कटरे के लोगों को जो यातना भोगनी पड़ी, लेखक ने उसका चित्र पूरी मानवीय संवेदना के साथ किया है। दरअसल ये यातना सिर्फ उन्हें थोड़ी भोगनी पड़ी, पूरे देश को भोगनी पड़ी। और कटरा तो एक प्रतीक है। खड़ी दोपहर दरवाजे पर, मन के अंदर रात, गूंगा आंगन गूंगा कमरा, करे ना कोई बात। ये सत्य पूरे देश पर चरितार्थ था। वस्तुतः राही मासूम रजा इन गिने चुने लेखों में जो धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवीय धरातल पर चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। राही को अपने देश की धरती से बेहद प्यार है। उन्होंने अपने प्रायः प्रत्येक उपन्यास में देश के विभाजन का विरोध किया है। उनके सभी उपन्यासों में कुछ बातें सामान्य रूप से देख सकते हैं। वतन का प्रेम, देश और संप्रदाय की कृत्रिम भेदभाव का विरोध, सहज मानवीय संवेदना में विश्वास, जिजीविषा में आस्था और आशीर्वाद, गरीब जनता के दुख दर्द के प्रति गहरी सहानुभूति तथा स्वतंत्र भारत में होने वाले सांस्कृतिक मूल्यों के क्रमिक हास्य के प्रति चिंता। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको इनके उपन्यासों में देखने को मिलती है। राही की भाषा और शैली का अपना आकर्षण है। जनता जीवन से जुड़ी हुई इनके जानदार भाषा कम लेखों में देखने को मिलता है। आगे जगदीश चंद्र जी हैं, 1930 से 1996 के कई उपन्यास इनके भी रहे हैं। जैसे अगर आप देखो जगदीश चंद्र जी का, तो यादों का पहाड़ 1966 में है। यादों का पहाड़ और धरती धरना अपना तो 72 में आया था और ये अपने सिलेबस में लगा भी है, मतलब यूजीसी नेट में। तो यादों का पहाड़ 1966 में है, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 73। तो यादों का पहाड़ तो 66 में लिखा। इसके बाद आप देखो कि धरती धरना अपना है, आधा पुल है, मुट्ठी भर कांकड़ 76 में, कभी ना छोड़े खेत 76 में। तो धरती धरना अपना, आधा पुल दोनों एक ही साथ अगर देखेंगे आप तो दोनों लिखा गया है। लेकिन मुट्ठी भर कांकड़ 76 में, कभी ना छोड़े खेत 76 में, टुंडा लात 78 में, घास गोदाम 85 में, नरक कुंड में वास 94 में, लाट की वापसी 2000 में, जमीन अपनी थी 2001 में। बाकी धरती धरना अपना से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इसमें लेखक ने पंजाब के साधनहीन, पराश्रित, अपड़, भाग्यवादी और शताब्दियों से अनेक प्रकार के अभावों से जूझ रहे जो हरिजन है उनके उत्पीड़न की कथा। यही स्थिति भारत के लगभग सभी गांवों की है।
हरिजनों में भी अब वर्ग चेतना जागृत हो रहा है, किंतु अभी उनका संघर्ष कोई निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पाया है। आजादी के बाद भी अभी गांव की मानसिकता में बुनियादी परिवर्तन नहीं आ पाया है। आजादी के बाद भी अभी गांव की मानसिकता में जो है बुनियादी परिवर्तन नहीं आ पाया, इसलिए अभी भी सामंती उत्पीड़न और पूंजीवादी शोषण बदस्तूर कायम है। आधा पुल में युद्ध की विभीषिका का जीवंत और यथार्थ चित्रण है। युद्ध में दुश्मन का गीदड़ की आवाज में सिग्नल देना, सेना का कोड भाषा में निर्णय लेना, सैनिक में घृणा, उत्तेजना, भय, आतंक, हिंसा, बर्बरता, चौकन्नापन, खतरा, युद्ध, मौत, धुआं, सन्नाटा, ये सभी मिलकर बनाते हैं इस माहौल को जिसमें ये लिखा गया। लेखक ने इसी मौत की छाया में मानवीय उदात्त वृत्ति, प्रेम, त्याग, सेवा, सद्भाव, करुणा, ममता का उत्कर्ष दिखाकर मनुष्यता में अपनी आस्था प्रकट की है। युद्ध को केंद्र में रखकर लिखा गया ये उपन्यास अनेक दृष्टियों से विशिष्ट भी है। और मुट्ठी भर काकर में पंजाब से आए हुए शरणार्थियों के जो मुट्ठी भर काकर उपन्यास है, इसमें क्या है, तो मुट्ठी भर काकर में जो पंजाब से आए हुए शरणार्थी उनके दुख, दर्द, जीवट, कर्मठता और संघर्ष के साथ ही उनको बसाने के लिए दिल्ली के आसपास के उजाड़े जाने वाले गांव के लोगों के भीतर जो व्याप्त दहशत है, क्षोभ है, पीड़ा है, उनको एकाएक विस्थापित होना पड़ रहा है, उस दर्द का चित्रण है मुट्ठी भर काकर में। कभी न छोड़े खेत में संपन्न जाटों के सामंती ठसक की कहानी है। संपन्न जाट परिवार छोटी छोटी बातों को तूल देकर छोटी आन की रक्षा के लिए लड़ पड़ते हैं और उनका फायदा वकील, डॉक्टर, पुलिस, हकीम ये सब उठाते हैं। फिर भी उनकी ठसक पुश्तैनी शान के रूप में कायम रहती है। ऐसे ही उपन्यास है टुंडा लाट। टुंडा लाट में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील कपूरी की प्रेम कथा है। सुनील संगीत स्कूल की एक छात्रा रोमिला से प्यार करता है। इसी बीच युद्ध छिड़ जाता है। टैंक युद्ध में सुनील अपंग हो गया है। रोमिला का भाव अब बदल जाता है। लेखक ये कहना चाहता है कि युद्ध सुकुमार सपनों को नष्ट कर देता, वह कभी भी मानव समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसे ही घास गोदाम में दिल्ली के विस्तार के परिणाम स्वरूप उसके आसपास के किसानों का भूमिहीन होना तथा जीविका के दूसरे साधन को जुटा देने में अपनी असमर्थता के कारण बनियो धन के ठेकेदार राजनीति के नए व्यवसायियों के चंगुल में फंसकर मजदूर या अपराधी का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना, ये दिखाया गया है। नरक कुंड में वास एक प्रकार से धरती धरना अपना का ही विस्तार है। जैसे धरती धरना अपना का एक केंद्रीय पात्र काली शहर में आता और एक चमड़े के कारखाने में काम करते हुए नारकी जीवन व्यतीत करता है। उपन्यासकार ने दिखाया कि देश की आज़ादी के एक छद्म बनकर रह गया। सेठ हो, अफसर हो, चौधरी, ये सब तो समृद्ध और मोटे होते गए, किंतु जो किसान है, मजदूर है, आम आदमी, वो कहाँ गया। और जब लाट की वापसी लिखते हैं तो इसमें सैनिक जीवन को आधार बनाकर लिखते हैं कि इसमें लेखक ने टुंडा लाट की कथा को ही आगे बढ़ाया। कप्तान सुनील ने सन 1971 के युद्ध में अपना हाथ खो दिया था। वे एक अच्छे वायलिन वादक भी थे। हाथ खो देने से वे अपना ये शौक भी पूरा नहीं कर पाते। इस घोर निराशा में अपनी नियुक्ति बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर सुपरवाइजर के पद पर कराकर लाहौल घाटी के पटन वैली कैंप चले जाते हैं, जहाँ का तापमान 0 से -40 तक नीचे जाता है। वहाँ बर्फ में दबकर वे मडासन हो जाते हैं, किंतु सरदारा सिंह और उनके साथी अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लेते हैं। विदेशी औजारों से ही उनके लिए नकली हाथ भी बना देते हैं। उनके इस मानवीय व्यवहार से सुनील का हृदय आर्द्र तो हो जाता है। वो अपना खोया विश्वास पुनः प्राप्त कर लेता है। लेखक ये कहना चाहता है कि आज की घोर व्यावसायिक यांत्रिक व्यवस्था के दौर में सामान्य मेहनत कर इंसानों की अक्षय संवेदनशीलता और मानवीयता ही एकमात्र प्रतिरोधक शक्ति है। कहना नहीं होगा कि जगदीश चंद्र निरंतर सामान्य जन के दुख दर्द को सबके सामने रखते हैं। आज के संदर्भ में उनके संघर्ष और जिजीविका की पूरी सहानुभूति के साथ ये कहानी चित्रित किया गया है। ऐसे ही लेखकों में बदिउज्जमा का नाम आता है। 1928 से 86 के कालखंड में कुल कितने उपन्यास? 5। बदिउज्जमा जी ने लिखा एक चूहे की मौत 1971 में, छाकों की आपसी 1975 में। तो कुल 5 उपन्यास, चूहे की मौत 71, छाकों की वापसी 75, अपरुष 1976, छठा तंत्र 1977, सभापद 1994। एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहे की मौत चूहा खाना दफ्तर का चूहे मार अक्षरों और कलरकों का तथा चूहे फाइलों के उपन्यास में आज की व्यवस्था भी ये देखें तो आज की जो व्यवस्था है उसके पोषक कार्यालयों के हास्यास्पद नियम, उपनियम, कर्मचारी, अधिकारी, इनकी प्रवृत्ति तथा यथास्थिति बनाए रखने के उनके अजीबोगरीब तरीकों पर गहरा व्यंग किया गया है। छाकों की वापसी में लेखक ने दिखाया है कि देश का विभाजन गलत था। छोटी हैसियत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का बनना न बनना कोई अर्थ नहीं रखता। अपना वतन, अपनी जमीन, अपने लोग, अपनी संस्कृति एक दिन में नहीं बदली जा सकती। इसे टूटने का दर्द हमें भी बहुत गहरा कहीं तोड़ देता है। अपरुष उपन्यास में प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का बड़ा ही सजीव चित्रण है। वसुधा कॉलेज तो उपलक्षण है। मध्यवर्गीय नौकरी पेशा शिक्षकों तो उनकी जीविका के लिए इतने समझौते करने पड़ते हैं। इसमें हम देख चुके हैं बहुत आदमी को धोखा है, बहुत ऊंचा ऊंचा बात करता है, नौकरी छोड़ दिया, अफसर से लड़ाई कर कर रोड पे आ गया,
फिर ऐसा लुढ़कनिया खाया कि लुढ़कनिया खाया कि 100 गुना जस्ती अपमान के वास्ते तैयार हो गया। ये जो बद्दी उजमा जी हैं, उनका निजी अनुभव, उनके पात्र भी कभी-कभी स्थितियों से समझौता कर लेते हैं, किंतु उनकी छटपटाहट और उनका असंतोष तो रहता ही है। ऐसे इनका छठा तंत्र उपन्यास है बद्दी-उजमा का। ये आपातकाल में लिखा गया छठा तंत्र तत्कालीन परिस्थितियों के संकेत मिलते हैं। ये उपन्यास भी एक प्रकार से प्रतीकात्मक ही है। जागाप नगर के चूहे सनोबर नामक खूंखार बिल्ली से परेशान होकर उसे छापामारी युद्ध का निर्णय लेते हैं। बिल्लियां संध कर लेती हैं। समझौते के बावजूद चूहे की संख्या घटती जाती है। चूहे अपने नेताओं से शिकायत करते हैं, लेकिन नेता भी बिल्लियों की तरह चूहों को खाने का स्वाद पा चुका होता है, इसलिए अब वे चूहे की बात का विश्वास ही नहीं करते। सच्चाई ये है कि अपनी बिरादरी के लोग भी शोषक के साथ रहकर और उनकी जैसी सुविधाएं पाकर उनके ही जैसा आचरण करने लगते हैं। सभा पर्व इनका उपन्यास, उसका प्रकाशन बदियुजमा साहब की मृत्यु के बाद हुआ। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक के छात्र जीवन से आरंभ होकर देश के विभाजन की मनोभूमि तैयार करने तक की यात्रा है इसमें। लिखे गए इस उपन्यास के माध्यम से कथाकार ने यह कहना चाहा कि अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के चलते सदियों से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई है, जिसकी परिणति देश के विभाजन में अंग्रेज अपनी नीति में इसलिए सफल हुए कि हिंदुओं के मन में कहीं न कहीं वो जहर मौजूद था, जो इतिहास अपने पीछे छोड़ गया था। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उस जहर को सतह पर लाकर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। सच्चाई तो यह है कि अन्याय हो, अधर्म हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष, सत्ता, प्रेम, वर्चस्व स्थापना, नारी अपमान और जनता के शोषण की जो कहानी महाभारत के सभा पर्व के समय से शुरू हुई, वो आज भी पूरी नहीं हुई। लोगों के चेहरे बदल गए, किंतु मन की भीतरी परतों में पशुता अभी भी जीवित है। कदाचित इसलिए लेखक ने उपन्यास का नाम हो सकता है सभा पर्व रखा हो। ऐसा शायद इसलिए हो कि लेखक का विश्वास जिंदगी को देखने और समझने का हो। तो सामाजिक मानसिकता को बदलने और समाज को बेहतर बनाने के बार बार के प्रयासों की विफलता को देखकर उनका उदास होना तो स्वाभाविक है। इसके बावजूद बदियुजमा एक बेहद ईमानदार रचनाकार है। ऐसे ही देखिए हृदय जी आते हैं, और फिर हृदय जी के जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में है। और फिर मुद्रा राक्षस करके हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी, तो कुछ उपन्यासकार अभी बचे हुए हैं। आपका वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक काम करते हैं, इनको ख़त्म ही कर लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर जो है जो इम्पोर्टेंट आपको प्रेमचंद उत्तर उपन्यास में फैक्ट बचे हैं, एक वीडियो में उन फैक्ट को और साथ में कुछ क्वेश्चन को करा देंगे प्रैक्टिस। मुझे लगता है यही सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब जैसे हृदय जी हैं, तो सामाजिक यथार्थवादी में इनकी बात भी की गई। हृदय जी 1930 इनका समय है। और हृदय जी का अगर उपन्यास देखेंगे तो कई उपन्यासों का जिक्र किया गया है, जिसमें गांठ 1970 में, हत्या 71 में, एक कहानी अंतहीन 72 में, सफेद कूड़ा काला सवार 1976 में, सांड 1981 में, पूर्व जन्म 85 में, दंड नायक 90 में, पगली घंटी 95 में। हृदय अपने को प्रगतिवादी के प्रतिबद्ध लेखन से अलग करते हुए प्रगतिशील मानते हैं। वे कहते हैं कि दृष्टि के नाम पर मैंने अपने को प्रगतिशील रखने की कोशिश की है। यानी गांठ, हत्या, कहानी अंतहीन, सफेद घोड़ा, काला सवार, सांड, पूर्वजन्म, दंडनायक, पगली घंटी के लेखक हृदय कहते हैं कि दृष्टि के नाम पर मैंने अपने को प्रगतिशील रखने की कोशिश की। इस प्रगतिशीलता में एक और तो आधुनिकता आ ही जाता है, अर्थात जो पुराना हो गया, अनुपयोगी और समय द्वारा खड़े किए जा रहे नए सवाल से टकरा नहीं सकता, उसको निरंतर छोड़ते चलना और दूसरी ओर दलित, शोषित यानी सर्वहारा वर्ग की पक्षधरता करते हुए शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का वातावरण। तो यहाँ पे ये इनका कहना है। और उपन्यास में यही है कि गांठ एक प्रतीक है। ये कहते हैं कि देश ने अपने उपन्यासों में यही कहा है। क्रमशः उनके उपन्यासों में एक दृष्टि साफ दिखती है कि गांठ एक प्रतीक होता है। गांठ किस चीज का प्रतीक है? व्यक्ति के मन में जो सामाजिक संबंध में है और पूरी व्यवस्था में है। लेखक ने इस उपन्यास में व्यवस्था के भयानक यथार्थ को अंधेरे के रूप में दिखाया है, किंतु उसे उजाले के रूप में कैसे बदले, ये प्रश्न अनुत्तरित है। हत्या जो उपन्यास है इनका, हत्या में स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक पतन पर सार्थक टिप्पणी की, इसमें पूरे समाज की हत्या है। हत्या करने वाला भोलानाथ समाज में सम्मान पा रहा वो निरीह शिवनारायण को खतरनाक व्यक्ति बताकर फांसी दे दी जाती है। ऐसे ही इनका उपन्यास एक अंतहीन कहानी है। तो जैसे आप इनकी हत्या उपन्यास में देखते हैं, कैसे भोलानाथ जैसे लोग चकमा देते हैं, शिवनारायण जैसे निर्दोष लोगों को फांसी दिला देते हैं, तो पूरी तरीके से समाज में नैतिक पतन ही हो रहा है। एक अंतहीन कहानी में व्यवस्था के जहरीले कुप्रभाव को दिखाते हैं,
सफेद घोड़ा काला सवार में आज की जो न्याय व्यवस्था उस पर व्यंग करते हैं। साण में शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते हैं। ऐसे पुनर्जन्म में परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ जो बनारसी दास है, बनारसी प्रसाद गुप्त, उसके आत्महत्या कर लेने पर उसके पुत्र दीपक निराश नहीं होते, वो माँ के साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दीपक के रूप में मानो बनारसी प्रसाद का पुनर्जन्म होता है। किसी के अंतर से नकारात्मक और रुग्ण भावनाओं को निकालकर उसमें सही, स्वस्थ और सकारात्मक भावना का संचार करना ही पुनर्जन्म। इस प्रकार हृदय ने पुनर्जन्म में जीवन में संघर्ष चेतना को जागृत करने और निरंतर बाधाओं से जूझकर उनसे ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। पगली घंटी जेल जीवन को आधार बनाकर लिखा गया। इसमें जेल स्वयं कथा कहती है। लेखक ने इस शैली का प्रयोग शायद जेल जीवन के यथार्थ को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया हो। उपन्यास में जेल जीवन की अनेक स्थितियों, तथ्यों और सूचनाओं को सामने रखने का साथ ही वर्तमान न्याय व्यवस्था पर भी प्रहार किया है। सब मिलाकर हृदय जीवन के यथार्थ को सही ढंग में देखते हैं। मुद्रा राक्षस जो उपन्यासकार रहे हैं, ये खासियत 1933 के 8 उपन्यास बताते हैं कि मुद्रा राक्षस जो है 1933 ईस्वी, कुल 8 उपन्यास है। अचला एक वना स्थिति 1975 ईस्वी, भगोड़ा 1978 ईस्वी, शोक संवाद 1980 ईस्वी, मेरा नाम तेरा नाम 1980 ईस्वी, हम सब मनसाराम 1981 ईस्वी, शांति भंग 82, प्रपंच तंत्र 1985 ईस्वी, दंड विधान 1986 ईस्वी प्रकाशित है। मुद्रा राक्षस के उपन्यासों का मूल स्वर वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के समूचे तंत्र को बेनकाब करके नई व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रगतिशील तत्वों को संगठित करना और शक्ति देना है। प्रपंच तंत्र में उन्होंने पुलिस, कानून, शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दल बदल, धर्मांतरण, चिकित्सा व्यवस्था, दहेज प्रथा तथा अन्य प्रकार की कुरूपताओं पर गहरा व्यंग किया है। मेरा नाम तेरा नाम, तो मेरा नाम तेरा नाम में राजधानी को केंद्र में रखकर सभी प्रकार के मूल्यों के क्षय को दिखाया गया है। आज राजनीतिकों की सारी राजनीति मूल्य परक ना होकर अश्लील समझौतों पर केंद्रित है। सांस्कृतिक पृष्ठानों से जुड़े हुए बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहीन हो गए हैं। मार्क्सवादी नेताओं की हथियारबंद क्रांति भी किसी स्वस्थ दिशा को संकेत नहीं दे पा रही है। दंड विधान में मुद्रा राक्षस ने अपने को और स्पष्ट किया है। भद्रा गांव को केंद्र में रखकर उन्होंने गांव के अंत्यजों और अस्पृश्यों तथा उनका शोषण करने वाले सवर्णों के बीच वर्ग संघर्ष को पूरी तरह उभारा है। लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शोषितों के नेता मास्टर भूरे लाल को पुलिस्टिक नक्सलाइट कहकर गोलियों से भून देता है। व्यवस्था उच्च वर्ग के साथ है। मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले शोषित जन अभी अनाड़ी है। भद्रा गांव का निचला हिस्सा जलकर खाक हो जाता है। उपन्यास का अंत करते हुए लेखक लिखता है, विशन तुम्हारा चंग कहाँ है, इस आंच में सकोगे तो कभी नहीं उतरोगे। हाँ, अब सिर्फ लावनी तुम्हें एक नई लिखनी होगी। जनसंघर्ष की जो आज बुझा दी गई है, अभी उसे गर्मी है, उसे नए सृजन से पुनः प्रज्वलित करना होगा। नई लावनी वो नया सृजन ही होगा जो मुक्ति संघर्ष को उसकी सार्थक परिणति तक ले जाने का माध्यम बनेगा। ऐसे ही जगदम्बा प्रसाद हैं, इनके 3 उपन्यास हैं। 1934 इनका कालखंड बताया, जिसे कटा हुआ आसमान करके इनके रचनाओं में देखें तो कटा हुआ आसमान 1971, मुर्दा घर 1974 में, अकाल 97 में था। अकाल 97 में, कटा हुआ आसमान 71 में, मुर्दा घर करके है। कटा हुआ आसमान जो है बम्बई में जो सेवारत प्राध्यापक है उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रांकन है। उनकी असंतोषजनक सेवा से आवासीय समस्या, आर्थिक तंगी और फिर धांधलियां जो विद्यालय में होती है, इनसे इन सब के बीच जीवन कैसे घसीट रहे हैं प्राध्यापक। फिर इसके बाद अनुषंगिक रूप से बम्बई की अन्य जिंदगियां, फुटपाथों पर सड़ते हुए लोग, कारखानों में घुटता हुआ मजदूर, शानदार होटलों के विलास में जीवन, साबुन बनाने वाली संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताएं और उनकी खोखली तड़क भड़क भी उपन्यास में सबके सामने आता है। इस प्रकार कटा हुआ आसमान करके जो है, कटा हुआ आसमान मतलब बंबई की कुरूपता को उजागर करता, किंतु उससे मुक्ति के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की चेतना नहीं देता। कथानायक रमेश नौटियाल किटी के प्यार में इतना डूब जाता है कि किसी स्तर पर व्यवस्था को चुनौती नहीं दे पाता। मुर्दाघर में बंबई की भटियारियों का जीवन यथार्थ है। इनमें मैना है, बसारिन है, नूरन है, पार्वती है, चंद्री है, बंगला जमीला जाने कितनी है, झोपड़ों में, गंदी जगहों पे, फुटपाथों पे, अंधेरों में, कोनों में, बस स्टेशनों पर कहीं भी मिल जाएगी। इनके साथ मजदूर, खोमचे वाले, जेब कतरे, दलाल, झुग्गियों में रहने वाले कितने ही अन्य लोग हैं। यही मुर्दा घर है, यही सड़ी हुई लाशें हैं। व्यवस्था ने पूरे समाज को मुर्दा घर बना रखा है। ये उपन्यास व्यवस्था के प्रति एक क्षोभ और जुगुप्सा का भाव भी अंदर लेके आता है। अकाल में आज की दुर्दशाग्रस्त गांव की कहानी कही गई है। आज गांव में नेता, दलाल और तस्कर मिलकर गांव का दोहन कर रहे हैं। मेहनतकश गरीब लोगों के जीवन दूभर हो गए हैं। ऐसे ही गांव का एक महत्वाकांक्षी युवक जगदीश शीघ्र ही अमीर बनने के प्रयत्न में अपना सब कुछ खोकर न घर का रहता न घाट का ये उपन्यास आज की मूल्यहीन उपभोगवादी संस्कृति की समीक्षा भी करता है और युवकों के लिए एक चेतावनी भी देता है। तो कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कितने क्रांतिकारी जो है जो भी उपन्यास रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों से उत्पोत है। मार्कंडेय जी 1932 दो उपन्यासकार है, दो उपन्यास है, सेमल का फूल है 1959 में और अग्निबीज।
ध्यान रखिएगा मार्कंडेय जी का 2 ही है तो इम्पोर्टेंट है, जैसे मार्कंडेय का बताया सेमल का फूल 59 में है, अग्निबीज 81 में है। अग्निबीज जो है इनका वो विशेष रूप से चर्चित है क्योंकि इस उपन्यास में अग्निबीज में 1953-54 के आसपास के राजनीतिक संदर्भ को केंद्र में रखा गया है और राजनीतिक चेतना के विरुद्ध जो चीज़ों को दिखाया गया है कि क्रांति धर्म युवा चेतना को ग्रामीण परिवेश में चित्रित किया गया है। गाँव में आज 3 पीढ़ियाँ एक साथ देखी जा सकती है आपको। एक पीढ़ी तो आदर्शवादी गांधी भक्तों की है, जो पृष्ठभूमि में ढकेल दी गई। दूसरी पीढ़ी है अवसरवादी राजनीतिकों की और जिसने आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया है। इसमें ज्वाला सिंह जैसे भूतपूर्व जमींदार भी हैं और एक तीसरी पीढ़ी भी है जो क्रांति के पक्षधर है, वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को मिटाकर सच्ची समाजवाद की स्थापना की बात करता है। गांव में अभी भी ज्वाला सिंह जैसे स्वार्थी अवसरवादी नेता का ही बोलबाला, किंतु अग्निवीजों की नई चुनौती उन्हें सशंकित करती। इस प्रकार उपन्यासकार ने समाज की रूढ़ियों और अंतविरोध से जूझने वाले अग्निवीज पीढ़ी की कल्पना करके नई दिशा की ओर संकेत दिया है। काशीनाथ सिंह 1936 का उपन्यास अपना मोर्चा 1972 में काशीनाथ का अपना मोर्चा जो है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण बुनियादी क्वेश्चन रखता है। ये तो 1967 ईस्वी के भाषा आंदोलन से जुड़ा है, किंतु इसमें वर्तमान जो विश्वविद्यालयी शिक्षा उसके पूरे ढांचे को अपना मोर्चा में दिखाया गया है। आज समाज में जो अनाचार है, भ्रष्टाचार है, गरीबी, अज्ञान है, भेदभाव व्याप्त है, क्या उसे दूर करने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जीवन की समस्याओं से कटे हुए अपने ही सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए अध्यापक और अवसरवादी छात्र नेता क्या आज कुछ चुनौती का सामना कर रहे हैं। संभवतः लेखक ये कहना चाहता है कि जब तक सारी प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां एक नहीं होती तब तक सार्थक बदलाव संभव है भी नहीं समाज में। ऐसे ही एक उपन्यासकार हैं संजीव जी, 1947 के कई उपन्यास इनके हैं। सर्कस 1984 में आया, सावधान नीचे आग है 1986 में, किशनगढ़ के अहेरी पर धार 1990 में, पांव तले की दबे 95 में, जहां जंगल शुरू होता है 2000। तो संजीव जी का सर्कस, सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार। संजीव ने अपने महत्वपूर्ण उपन्यास सावधान नीचे आग है और धार में क्रमशः क्या चीज बताया है। तो नीचे आग है और धार में क्रमशः बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में जो कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोयला मजदूर के नारकीय जीवन, उनके बारे में, उन आदिवासियों के शोषण के बारे में यहाँ पे चित्रांकित किया है। धार में तो उन्होंने मजदूरों की अपनी सहकारी खदान जन खदान का विकल्प भी पेश किया है। ये विकल्प बहुत कुछ किताबी प्रतीत होता है। धार की मैना अपने संघर्ष और साहस से प्रभावित करती है, किंतु उसके चरित्र में विकास की संभावना है नहीं। सब मिलाकर देखा जाए तो संजीव खदान मजदूरों और आदिवासियों के शोषण का चित्र उभार सके हैं, किंतु उसे मुक्ति का सही मार्ग दिखा नहीं पाए हैं। उनकी शक्ति खदान मजदूरों के दिलों में जलती हुई आग को पहचानने में तो है। पांव तले की दबे की कथा भूमि छोटा नागपुर के पठारी इलाके की डोकरी अंचल की है। सुदीप्त इस अंचल में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनकर आता, वो जन आंदोलन से जुड़ा एक लेखक भी है। वो इस अंचल की मानसिक जड़ता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु वो यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल होता है और घोर निराशा में आत्महत्या कर लेता है। सही रास्ते पर चलने वाला अंततः अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत होने के लिए अभिशप्त है। जंगल जहाँ शुरू होता है की कथा भूमि पश्चिमी पंचल चंपारण है, इसमें मिनी चंबल भी है। यहाँ डाकुओं का अभ्यारण्य है। ऊपर ऊपर से यह उपन्यास डाकू समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः जंगल राज के रूप में परिवर्तित होकर आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़ देने वाला है। परशुराम यादव, काली परिमा वंशी और दुर्दांत और भी ऐसे ही जंगलराज में पंडित कर दिए गए हैं। स्वाद लोलुपता और शताप्रियता के अतिरिक्त आज न कोई विचार दर्शन है न नैतिक दर्शन। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कुछ बदलने या सुधारने की ईमानदार कोशिश भी आज व्यर्थ होती चली जा रही है। उपन्यास में कुमार जैसा पुलिस अधिकारी भी अंततः टूट जाता है और जिस जंगल से वो लड़ रहा था वही जंगल उसके भीतर उग जाता है। इन सबके बावजूद उपन्यासकार गिराश नहीं है। उपन्यास में मुरली पांडे के रूप में नूह जैसा एक व्यक्तित्व विद्यमान है। मलारी का बच्चा देश का भविष्य है। काली के पूछने पर किसे सौंपेंगे कैसे, कुमार कहता है उस नूह को जो इस मायावी महाप्रलय में भी जो कुछ श्रेष्ठ है सुंदर है उसे बचा लेने की जिद ठाने बैठा है। नीचे ये उपन्यास आज के सामाजिक यथार्थ को सामने लाने की ईमानदार कोशिश भी करता है। संजीव का नवीनतम उपन्यास सूत्रधार 2003 ईस्वी, इसमें प्रख्यात लोक नाटककार भिखारी ठाकुर को उपजीव्य बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ये यात्रा शुरू की थी, तो अभी एक बार इंडेक्स आप देखिए कि कहाँ तक हमने किया है और आगे हमें जो उपन्यास की कड़ी है कैसे जोड़ना है। अभी जैसे सामाजिक यथार्थ वाले जितने उपन्यासकार हैं अगर आज खत्म हो गया है, तो हम जो नेक्स्ट लाएंगे तो एक जो है इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है और कुछ क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है सामाजिक यथार्थवादी में यशपाल, नागार्जुन, मनमथ जी रांगे, भैरव जी, अमृत जी, भीष्म शानी, अमरकांत, विशंबर नाथ उपाध्याय, इन सभी जी को पढ़ लिया है। फिर इसके बाद जो है क्रमशः जगदीश चंद्र राही, मासूम रजा, मार्कंडे जी, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा जी और जगदम्बा प्रसाद जी
हाँ, राही मासूम रजा, मार्कंडेय हैं, बदियुज्जमा है, मुद्रा राक्षस है, संजीव। संजीव जी तक का कर लिया है। अब हमारे जो उपन्यास ऐतिहासिक पौराणिक से शुरू होंगे, तो एक लेक्चर हम आएँगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद हम ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास पे मूव करेंगे, यानी जो है आपका यहाँ पे जो उपन्यास का लास्ट है, वो उपन्यास का लास्ट शुरू हो जाएगा। और आप लोगों से यही है कि जो है जो टेलीग्राम लिंक है यहाँ पे हिंदी और प्राइड करके इससे जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। और क्लासेज और भी लाइव भी चलती हैं, आप उसको चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी आज के लिए हम उपन्यास का ये यहीं करते हैं। धन्यवाद।